हमने डिफरेंस देख लिया और सोच लिया, समझ लिया कि भाई वेक्टर डेटाबेस और नॉर्मल डेटाबेस में क्या डिफरेंस है। नॉर्मल डेटाबेस में आप यूजर की क्वेरी और डेटाबेस का रिकॉर्ड एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट। और वेक्टर डेटाबेसेस में क्या होता है, यूजर का इंटेंट कैच किया जाता है, यूजर का मीनिंग कैच किया जाता है। ठीक है। अब जो एक बात कि भाई डेटाबेस में आपने देख लिया भाई इंटेंट वगैरह होता है। एक जो चीज मैंने कही थी कि डेटाबेस, वेक्टर डेटाबेस, जो अब जो भी बात होगी वेक्टर डेटाबेस की होगी। वेक्टर डेटाबेस में जो भी डाटा स्टोर होता है वो नंबर्स की सूरत में होता है। वेक्टर डेटाबेस में क्या होता है, नंबर्स की सूरत में डाटा स्टोर होगा। अब ये नंबर में कन्वर्जन कौन करेगा, इसका मतलब क्या है, क्या कंफ्यूजन है, क्या सवाल है। एक सवाल आप लोग ये शायद पूछ सकते हैं कि भाई तो क्या इसमें हम जो भी बुक का कंटेंट लिख रहे हैं, अच्छा रैग चेकबॉट हम तो डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने बुक में रैग को इंप्लीमेंट करना है ताकि जो भी यूजर सर्च करे वो उस चैटबॉट में उसको उसका आंसर मिल जाए। सही है। अब होगा क्या, रैग में नंबर्स में डाटा स्टोर होता है। किस में स्टोर होता है, नंबर्स में डाटा स्टोर होता है, टेक्स्ट में नहीं होता। लेकिन आप बोल सकते हैं भाई हमारी तो जो भी बुक का कंटेंट है वो तो जाहिर सी बात है इंग्लिश में, या अगर आपने उसको मल्टीलिंगुअल किया तो उर्दू में होगा, अरबी में होगा, फ्रेंच में होगा, जर्मन में होगा। तो क्या नंबर्स कहां से आएंगे, अब नंबर्स से कौन लड़ेगा, नंबर्स कौन सीखेगा। तो ये एज एन एआई इंजीनियर आपका हेडेक नहीं है। सही है। अब गौर से सुनो, डॉट को कनेक्ट है। वेक्टर डेटाबेस में क्या स्टोर होते हैं, नंबर। अब नंबर्स में स्टोर होंगे, हमारी बुक तो पूरी की पूरी टेक्स्ट फॉर्मेट में। अब नंबर में कन्वर्जन कौन करेगा, कैसे करेगा। यहां पे एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है एम्बेडिंग मॉडल्स का। किसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, एम्बेडिंग मॉडल्स का। जैसे आपका एलएलएम होता है ना, दुनिया के हर तरह के डाटा पे ट्रेन है, आप जो सवाल पूछते जवाब दे देता है। इसी तरह आपके क्या होते हैं, एम्बेडिंग मॉडल्स होते हैं। अब ये एम्बेडिंग मॉडल्स भी आपको ओपन एआई, जेमिनाई यही सब प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें भी टेंशन की बात नहीं है। सही है। अगर आप सोच रहे हो नंबर्स में डाटा कहां से कैसे कन्वर्ट होगा, तो वो इस तरह होगा कि आप, प्लीज सारी बातें बंद, आप जो है ना अपनी बुक का तमाम कंटेंट किसको दोगे, उस एम्बेडिंग मॉडल को। किसको प्रोवाइड करोगे, एम्बेडिंग मॉडल को। हमारे केस में क्योंकि हर चीज हम फ्री यूज कर रहे हैं तो हम जेमिनाई के एम्बेडिंग मॉडल को वो चीज प्रोवाइड करेंगे। सही है। होगा क्या, अब सुने डेवलपर पर्सपेक्टिव से। आपके वेक्टर डेटाबेस में डाटा स्टोर होता है नंबर्स में। अब जब वो नंबर्स में स्टोर होता है तो भाई हमारा कंटेंट बुक का तो वो इंग्लिश में है या किसी भी दुनिया की लैंग्वेज में, नेचुरल लैंग्वेज में। नंबर्स में उसको कैसे कन्वर्ट करें, तो इसका जवाब यह है कि नंबर्स में कन्वर्ट करना हमारी से मींस एज एन एआई इंजीनियर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये जिम्मेदारी किसकी है, जेमिनाई के एम्बेडिंग मॉडल की। किसकी जिम्मेदारी है ये, जेमिनाई के एम्बेडिंग मॉडल्स का। वो जेमिनाई का हो सकता है या ओपन एआई का हो सकता है। जेमिनाई या ओपन एआई एम्बेडिंग मॉडल्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट टेक्स्ट टू वेक्टर्स और नंबर्स। खत्म। यानी ये जो भी डाटा आपको आपकी ई कॉमर्स एप्लीकेशन पे या आपकी डॉक्यूसॉरस की किताब में जो भी आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में दिखता है ना, ये डेटाबेस में जाके कैसे स्टोर होगा, नंबर्स में स्टोर होगा। और नंबर्स में कौन स्टोर करेगा इसको, जेमिनाई का या ओपन एआई का एम्बेडिंग मॉडल। सही है। अब ये जाहिर सी बात है आप लोगों के टर्मिनल में ही एआई इंटीग्रेटेड है तो वो ये काम खुद आपको करके दे देगा।
सही है। वो क्या करेगा, वो खुद आपको ये काम करके दे देगा। अब होगा क्या, जब आप जाहिर सी बात है काम कराएंगे, अब आप लोग तो काम करा रहे हैं ना, अब वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है ये तो आप लोगों को मॉनिटर करना है। तो उसका जवाब ये है, मैं बता देता हूँ होगा क्या। आप जब काम करवाएंगे ना, तो आपकी किताब का सारा कंटेंट कहाँ पे स्टोर है, डॉक्स की डायरेक्टरी। कहाँ पे स्टोर है, बॉक्स याद है, पहले हम लोग सीखते हैं ब्लैक स्क्रीन जो हो जाता है। हाँ वही है। ये रही मेरी टेक्स्ट बुक, और यहाँ पे डॉक्स की डायरेक्टरी में क्या है, तमाम तर वो .md की फाइल है जो कि किसके काम आ रही है, मेरे डॉक्यूसॉरस के। किसके काम आ रही है, मेरे डॉक्यूसॉरस के काम आ रही है। तमाम तर जो ये यहाँ पे .md की फाइल्स है ना, ये जाके अपलोड होंगी किसमें, मेरे वेक्टर डेटाबेस में। किसमें अपलोड होंगी, मेरे वेक्टर डेटाबेस में। और ये काम वेक्टर डेटाबेस में, इसको कन्वर्ट किस तरह होगा, टेक्स्ट में होगा, नंबर में होगा, नंबर्स में होगा। एज एन एआई इंजीनियर इसको आप कन्वर्ट करेंगे या कोई और, कोई और करेगा। और वो कोई और कौन है, आपका जेमिनी या ओपन एआई का एम्बेडिंग मॉडल। सही है। वो मोस्ट प्रोबेबली आपको एक जेनरेटिव गूगल एआई की लाइब्रेरी डाउनलोड करवाएगा, और उससे वो काम क्या करेगा, खुद ब खुद उस डॉक्स की इस डायरेक्टरी में, वो एक फॉर का आसान लफ्जों में कह रहा हूँ, एक लूप चलाएगा और खुद ब खुद कन्वर्ट करके वो कहाँ भेज देगा उसको, उस क्यूडेरेंट के डेटाबेस में। कहाँ भेज देगा, क्यूडेरेंट के डेटाबेस में। तो अब समराइज करते हैं, हमारा चैटबॉट किस तरह बनेगा। चैटबॉट हमारा इस तरह बनेगा, वेक्टर डेटाबेस में डाटा हमारा स्टोर होगा। जाहिर सी बात है चैटबॉट कहीं ना कहीं तो क्वेरी करेगा ना, वो क्वेरी कहाँ करेगा, हमारे वेक्टर डेटाबेस में। और वो वेक्टर डेटाबेस का क्या नाम है हमारे इस हैकाथॉन के लिए, क्यूडेट डेटाबेस। ठीक है, इसको हम यूज करें। ठीक है, ये हमारा जो है वो डेटाबेस है। और भी आप देख सकते हैं, आपको पता होगा वेक्टर डेटाबेस और भी होते हैं, जैसे एक ये है, एक पाइनगोन है, और भी काफ़ी सारे डेटाबेस हैं जो फेमस है, उनको आप जो है वो यूज़ कर सकते हो। अब आप की बुक का कंटेंट है, बुक आपकी तैयार है। आपने बुक कैसे तैयार, आप सारे डॉट्स को एक साथ कनेक्ट करें भाई। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो क्लाइंट मांगेगा, जो कंपनी में जिस तरह काम होगा ना, वो इसी तरह होगा। सबसे पहले हमने क्लास के स्टार्ट में क्या डिस्कस किया, बोले भाई, सबसे पहले हमने क्लास के स्टार्ट में क्या डिस्कस किया, स्पेक किट। स्पेक किट और उसके 4 से 5 प्रिमिटिव्स, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफिकेशन, प्लान, टास्क, इंप्लीमेंट। ये हमने क्यों डिस्कस किया, क्योंकि हमें हमारी किताब लिखनी थी। अब जाहिर सी बात है, हम कंटेंट राइटर तो है नहीं, हम तो एआई से काम करवाएंगे। एआई से काम कैसे होता है, प्रॉम्प्ट्स की सूरत में। एआई से काम किस तरह होता है, प्रॉम्प्ट्स की सूरत में। प्रॉम्प्ट्स देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक अदद फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, फ्रेमवर्क, जिसका क्या नाम है, स्पेक किट प्लस। और इसके ये 5 प्रिमिटिव्स हमने डिस्कस किए। बुक हो गई हमारी रेडी। पहले फेज में बुक लिखनी है। पहले फेज में हमें क्या करना है, हमारी बुक लिखनी है। बुक हमारी तैयार हो गई। बुक तैयार, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जो लोग कंफ्यूज हैं या मिक्स हो गए, क्योंकि एपीआई की वगैरह भी काफी तंग कर रही है, सबसे पहले सुकून की सांस ले लो, टेंशन नहीं लो। रियल वर्ल्ड में यह भी बहुत होगा, अभी 20-30 गुना ज्यादा रियल वर्ल्ड में, इससे ज्यादा चीजें होंगी आपके साथ। आप लोग जो एक जगह स्ट्रगल करते हैं ना, आपके पास कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं और आप लोग स्ट्रांग भी हैं। एक जगह जहां आप लोग घबरा जाते हैं, और फिर जो है वो आप लोगों के बीच में टेंशन क्रिएट होने लगती है कि वो जो है वो आप लोग कॉन्सेप्ट्स को है ना गैदर करके उसको यूज नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा आप लोग लैग करते हैं। सही है, आप लोग जो है वैसे 2 जगह लैग करें। एक, आप लोग एरर मैसेज सही से नहीं पढ़ते, और दूसरा, अगर आप
पीसेस में देखें ना, आपके पास कॉन्सेप्ट सारे हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको आती है, स्पेक किट अमीन भाई ने लास्ट क्लास में आपको सिखा दी, सही है। चैटबॉट अभी हमने डिस्कस कर ली। डिफरेंस क्या है, मसला क्या है कि आप लोग जब एक प्रोजेक्ट में एक अम्ब्रेला के अंदर जब सारी चीजें करने की बारी आती है ना, तो फिर आप लोग जो है वो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। पीछे से हट जाते हैं मतलब थोड़ा सा इंटेंस सिचुएशन हो जाती है। सबसे पहले बुक लिखवा ली, सब गौर से सुने, करना क्या। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, किताब लिखवाएंगे। किताब आपने लिखवा ली, सही है, स्पेक किट के थ्रू, और जो भी आपका मॉडल है, जेमिनी है, क्वेन है, क्लाउड कोड है, किताब आपने लिख ली। अब किताब के बाद एक कौन सा स्टेप है, बुक लिखने के बाद कौन सा, चैटबॉट। बुक लिख ली, जाहिर सी बात है बुक लिखेंगे तो ही चैटबॉट इंटीग्रेट होगा ना। फिर आप बनाएंगे किसको, चैटबॉट को। चैटबॉट हम कैसे बनाएंगे, वेक्टर डेटाबेस को यूज करते हैं। वेक्टर डेटाबेस क्या होता है, जो कि नंबर्स में डाटा स्टोर करता है और यूजर के इंटेंट या मीनिंग या उसकी नियत पे उसको जवाब देता है। सिंपल इज दैट। अब वेक्टर डेटाबेस में डाटा कहां पे स्टोर होता है, नंबर्स में। हमारी किताब तो जो हमने लिखी मेहनत से एआई के थ्रू, स्पेक किट के थ्रू, वो तो अंग्रेजी में लिखवाई, फ्रेंच में, जर्मन में लिखवाई, नंबर कौन सीखे अब। तो एज एन एआई इंजीनियर ये हेडेक हमारा नहीं है, ये हेडेक किसका है, जेमिनी के एम्बेडिंग मॉडल। पढ़ के चलेंगे। एम्बेडिंग मॉडल्स को आप क्या करेंगे, अपनी पूरी किताब दे देंगे और फिर वो उसको कन्वर्ट करेगा, वो उसकी जिम्मेदारी है, उसका टेंशन हमें नहीं लेना। भाई जब आप, जाहिर सी बात है, सब जितने भी लोग हैं, आप लोगों ने अपनी लाइफ में फोटोकॉपी तो कराई होगी ना। अब फोटोकॉपी एज अ यूजर आपका सिर्फ एक काम है कि आप अपना डॉक्यूमेंट उस मशीन को प्रोवाइड करो। उस मशीन के अंदर क्या मैकेनिज्म है, ये हमारा हेडेक नहीं है। हमारा हेडेक क्या है, उस रेलेवेंट डॉक्यूमेंट को उस मशीन तक पहुंचाना। अभी हमें यहाँ क्या करना है, अपने डॉक्स के फोल्डर को, हमारी किताब को कहां पहुंचाना है, उस एम्बेडिंग मॉडल तक। अब एम्बेडिंग मॉडल क्या होगा, जेमिनी का होगा। वो मोस्ट प्रोबेबली आपको गूगल जेनरेटिव एआई की एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करके देगा, पूरी किताब वो खुद लिख देगा, सॉरी पूरी स्क्रिप्ट वो खुद लिखेगा, आपको बस उस स्क्रिप्ट को चलाना है। किस तरह चलाना है वो भी उसी से पढ़ के पूछना निकल है। जाएंगे, चल के लगे स्टार्ट। सही है। आप लोगों को इतना टफ टाइम इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आप लोगों को रियल वर्ल्ड का एक फ्लेवर मिले। लिटरली अभी तो देखें, ये जो बुक है ना, ये आपके रियल वर्ल्ड में बहुत हेल्प करेगी। ये जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, वेक्टर डेटाबेस जो भी आपने देखा, डॉक्यूसेरस आ गया, फास्ट एपीआई, इत्तेफाक ऐसा हो गया कि हमने क्लास में ऐसी तुक्का लगाया, वो हैकाथॉन में भी आ गई। हमने तो बस एक क्लास का असाइनमेंट लेके फास्ट एपीआई को चले थे, वो हैकाथॉन में भी आ गई, तो एक ये आसानी भी होगी। नेक्स्ट जेएस वगैरह, टेलविंड तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, वो तो मसला नहीं है। आप लोगों को फ्रंट एंड, बैक एंड, फास्ट एपीआई, प्रॉम्प्ट, ये सारी अलग अलग डोमेन्स की चीजें आती हैं। फंसते आप लोग कहाँ हैं, और हर बिगनर फंसता है, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर निकलता वही है, एक्सेल वही करता है जो कि अपने आप को टाइम बाय टाइम रोजाना चैलेंज करता रहता है। सही है, अपने आप को चैलेंज करो तो ये सारे मसलों से आप निकल जाओगे। आप लोगों को आता सब है, बस उस एक अम्ब्रेला के नीचे आके सोचो। आपने किताब लिख ली, वेरी नाइस, उसको डॉक्स में दे दिया, खत्म। रिएक्ट के कंपोनेंट वो खुद आप बना लो, या वो बना देगा, जेमिनी बना देगा। अब आपको ट्रैक रखना है। अब देखिए, जो हम बात करते हैं ना कि आप लोग मैनेजर हैं, अब देखिए आपकी डेवलपमेंट आसान हो रही है, आपकी डेवलपमेंट काफी आसान हो गई है, लेकिन आपकी मैनेजमेंट अब मुश्किल हो गई है कि भाई कभी फ्रंट एंड को मैनेज करना है, कभी फास्ट एपीआई की बैक एंड को मैनेज करना है, कभी किताब के कंटेंट को मैनेज करना है। और इन सबको मैनेज कर लिया तो वर्सल या गिटअप पेजेस पे डिप्लॉयमेंट के मसले। आप लोगों की डेवलपमेंट आसान हो रही है, लेकिन मैनेजमेंट में आप लोगों को थोड़ा दिमाग हाजिर रखना है। आता आपको सब है, फ्रंट एंड से लेके बैक एंड से लेके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से लेके एआई एजेंट, सब। आप लोग जो है वो कॉन्सेप्ट्स को एक अम्ब्रेला के नीचे डिलीवर करने में थोड़ा सा फंसते हो। मेरी आपको एक रिकमेंडेशन है जो मैं Q2 से कह रहा हूँ, भाई अपने साथ जब भी बैठो काम करने, एक अदद पेन और एक अदद पेपर लेके बैठो। ये जो भी मैंने यहाँ किया ना, समझो ये मेरा पेन पेपर है।
मैं किताब लिखूंगा, किताब लिखने के बाद मैं चैटबॉट लगाऊंगा। अब जब किताब लिखी, जाहिर सी बात है एक काम करूंगा तो उस एक काम में से 10 काम निकलेंगे। किताब लिखने बैठा, क्लाउड कोड चाहिए, क्लाउड कोड के पैसे नहीं है तो कॉइन खरीदना पड़ेगा, कॉइन यूज करना पड़ेगा, कॉइन से काम करवाया, स्पेक किट से करवाया। तो जब मैं किताब लिखने बैठा तो और 4 काम निकले। तो ये जो मैनेजमेंट है ना, ये बहुत ट्रिकी है, इसीलिए आप लोग लैग कर रहे हैं। कोडिंग तो आपको भाई आती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैनेजमेंट में थोड़ा सा अपना, मैनेजमेंट ऐसे होगी, अपना दिमाग खोलोगे, थोड़ा सा अपने आप को टफ टाइम दोगे, काम हो जाएगा। सही है। तो ये काम आपने हैकाथॉन 1 के फेज में करना है। जो लोग फंसे थे, कंफ्यूज थे, एपीआई की के मसले आ रहे थे, तो ये सारे काम आपके इस तरह कॉइन से हो जाएंगे। मैनेजमेंट अपनी अच्छी कर लो, आपके सारे काम खुद ही हो जाएंगे। तो ये एक बात आप लोगों से इतनी लंबी करनी थी। वेक्टर डेटाबेस से आपका चैटबॉट भी बन जाएगा। उसको डिप्लॉय किया और कर दिया सबमिट। और डिप्लॉय कहाँ करना है? गिटहब पेजेस पे या फिर वर्कसेल पे। और भी आप लोगों को प्लेटफॉर्म्स पता है, जैसे आप लोग रेलवे भी यूज कर रहे हैं, रेंडर भी यूज कर रहे हैं। रेंडर होता है या रेंडर होता है, आई डोंट नो, रेंडर वहां पे कर लो, ठीक है। रेलवे अच्छा है, लिवाई कह रहे हैं आप, उस रेलवे का लेवरेज ले लो। सही है। अपनी मैनेजमेंट अच्छी करो कि भाई जब फ्रंट किताब लिख रहे हैं सारा काम उसका, सही है। जब फास्ट एपीआई की एपीआई बना रहे सारा काम उसका, जब वेक्टर डेटाबेस पे काम करे सारा काम उसका। तो अपनी मैनेजमेंट एक डायरेक्शन, जब आप अपनी फोकस कर लोगे ना कि हाँ अभी मैं एआई एजेंट से काम, आपका एआई एजेंट से ही होगा कि भाई अभी एआई एजेंट से फ्रंट एंड करवा रहा हूँ, एआई एजेंट से एपीआई लिखवा रहा हूँ, एआई एजेंट से चैटबॉट बनवा रहा हूँ। बस ये काम आपने करना है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। तो ये थोड़ी सी चीजें आपसे डिस्कस करनी थी। ये आपका था पहला हैकाथॉन। दूसरा हैकाथॉन था आपका, दूसरा भी सर जी ने लॉन्च कर दिया। लेकिन एक अच्छी चीज क्या है कि जो हमने क्लास में किया था, अब आपको करना क्या है मैं बता देता हूं। आपको फास्ट एपीआई को यूज करके एक टू डू ऐप बनानी है, खत्म। और आपको नहीं बनानी, आपने किससे बनवानी है? एआई से। ये जो टू डू ऐप का काम है ना, इससे मुश्किल काम हम अपने क्लास का असाइनमेंट कर चुके हैं, वो बैंक डिपॉजिट के एंड पॉइंट वाला। आप जिसने नहीं किया वो फिर उसकी ना नहीं, जिसने कर लिया उसको ही इजी लगेगा। तो फास्ट एपीआई यहाँ पे, अच्छा इसके भी 2 फेज है। एक तो इस हैकाथॉन 2 में भी है ना, ये डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक हुआ है। सही है। इसका डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर कर दूंगा, रिपोजिटरी में मिल जाएगा। एक आपको क्या बनाना है? इन मेमोरी कंसोल ऐप। सही है। अब ये CLI ऐप तो हम कब से बना रहे हैं? Q1 से बना रहे हैं। और इसमें क्या यूज करना है? पाइथन आपको आती है, क्लाउड कोड या कोई भी कोडिंग एजेंट आपको आता है, स्पेक किट प्लस आपको आता है। और इसमें क्या यूज करना है? इसमें कहीं एक्सप्लिसिटली लिखा तो नहीं है फास्ट एपीआई, लेकिन आप लोग फास्ट एपीआई पे बना लें। उसमें क्या है? पाइथन एक app.get ही लगेगा ना, app.post ही लगेगा ना, नीचे की सारी चीजें तो सेम ही रहेगी, डेफ फंक्शन वाली जो चीजें। तो एक काम आपने हैकाथॉन 2 में क्या करना है? सबसे पहले हैकाथॉन 2 में सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है? CLI बेस्ड फास्ट एपीआई टू डू एप्लीकेशन। सही है। क्या बनानी है आपको? एक टू डू एप्लीकेशन में क्या होता है? क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, CRUD सिस्टम जिसको हम कह सकते हैं। सही है। ये तो इतना आसान काम है, आपका कोई भी मॉडल कर देगा। और फास्ट एपीआई हमें ऑलरेडी आती है, इससे मुश्किल काम हम अपने क्लास के असाइनमेंट में कर चुके हैं। तो हैकाथॉन 2 का फेज 1 तो हमारे लिए मसला ही नहीं है। हार्डली ये 1 से 2 घंटे का काम है, इसको करो, सबमिट करो। अब जो फेज 2 है वो थोड़ा सा टेक्निकल है। वो क्या है? थोड़ा सा टेक्निकल है। वो भी इस सेंस में कि फास्ट, आपने जो फेज 1 में जो कंसोल एप्लीकेशन बनाई ना, फेज 1 में आपने जो टू डू ऐप की कंसोल एप्लीकेशन बनाई, यानी जो सिर्फ फास्ट एपीआई की एपीआईज लिखी, जिसको आप ब्राउजर पे जाके कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ लोकल होस्ट 8000 स्लैश, आगे क्या था स्लैश के बाद? डॉक्स।
तो वो आप लिख दोगे, वहाँ पे आपके एंड पॉइंट्स लिस्ट हो जाएंगे, खत्म हो गई बात। ये आपका एक फेज 1 हो गया। फेज 2 में क्या करना है, उसी चीज को पिक करके नेक्स्ट जेएस में लिखना है। तो ये एक और अच्छी चीज हो गई कि फास्ट एपीआई का काम पहले से था, और ये वाला काम नेक्स्ट जेएस का हम पहले Q2 में भी कर चुके हैं। यहाँ पे जो अभी एक चैलेंज है आपके लिए, नेक्स्ट जेएस आपको आती है फास्ट एपीआई आती है, एक एसक्यूएल मॉडल और एक नियॉन डीबी। सही है, एसक्यूएल मॉडल एक पाइथन की लाइब्रेरी होती है जो कि डेटाबेस के टेबल्स बनाने में काम आती है, और नियॉन डीबी क्या होता है, जिस डेटाबेस में आप अपने पाइथन के थ्रू टेबल्स क्रिएट करेंगे। इसको हम अभी देख लेते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हार्डली आधे घंटे की एक्सप्लेनेशन है। हाँ, एक जो चैलेंज अभी आएगा वो ये आएगा कि नेक्स्ट जेएस और फास्ट एपीआई को कनेक्ट कैसे करें। फिर वही बात, चीज आपने सीखी हुई है, नेक्स्ट जेएस भी सीखी थी, फास्ट एपीआई भी सीखी। अब वही चैलेंज आपके लिए आ गया कि भाई एक अम्ब्रेला के अंदर दोनों चीजों को लाके आपको रखना है। सही है, तो अब इसको हम जल्दी से बना लेते हैं। फेज 1 हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहे, दिस इज अ पीस ऑफ केक। किसी को भी एआई एजेंट कोई भी अपना फेवरेट पिक करना, उसको बोलना मुझे फास्ट एपीआई को यूज करके एक टू डू ऐप बना लो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग खोल के, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग को हाजिर और नाजिर रखें। हम फेज 2 की जल्दी से डिस्कशन करते हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, जब फेज 2 करने बैठेंगे ना, तो इसमें नेक्स्ट जेएस से फास्ट एपीआई, एसक्यूएल मॉडल है और नियॉन डीबी। अब क्या होगा, जाहिर सी बात है, आपने नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन इंस्टॉल करना सीखी थी Q2 में, यस और नो, ठीक है। उसके अंदर एक अलग एपीआई का फोल्डर होता था, या तो होता था या आप खुद बना लेते थे। कहाँ पे बनाते थे, ये ऑलरेडी जो आज की क्लास का कोड पुश होगा ना, इसके अंदर ये काम मैंने ऑलरेडी कर दिया, ठीक है। ये मैंने इसको किया जूम। हाँ, ये है कि आप लोग क्या करेंगे, जो हम अभी कोड लिख रहे हैं ना, आप इसी को क्लोन कर लेना। मतलब इस टेम्पलेट को अभी जो मैं डेटाबेस वगैरह बनाऊंगा ना, वो यहाँ से रिमूव कर दूंगा, ताकि फिर आपके लिए भी तो कोई चैलेंज रहे। अभी क्या होगा, हमें, अच्छा इसको मैं क्लोन करने का भी क्यों कह रहा हूँ, आप कह सकते हैं भाई हम अपनी फ्रेश एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे। उसमें मसला ये होगा कि आप लोगों को है ना उसमें पाइथन अलग से कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, जो कि बहुत टाइम टेकिंग है। आप लोग उसमें टाइम ज़ाया ना करें, मैंने वो काम आपके लिए ऑलरेडी कर दिया। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोग जब घर जाएंगे तो रेपो को क्या करेंगे, इस रेपो को क्लोन कर लेंगे। क्लास 09 में आप आज देखें, अगर मैं दिखा सकूं, ये ना मेरा फाइल एक्सप्लोरर, ये देखें, ये क्लास 09 में पूरी की पूरी नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन विद पाइथन इंटीग्रेटेड मैंने यहाँ पे क्या किया है, लिख दी है। यहाँ पे पूरा का पूरा टेम्पलेट मैंने तैयार करके रख दिया है। क्लोन करना तो आप लोगों को आता है ना, पता है ना क्लोन क्या होता है, सही है, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे आप लोगों को इसको क्लोन करना। अब आपने सुना था हम क्या पढ़ रहे थे, नेक्स्ट जेएस ऐप राउटर, जिसके अंदर क्या होता था, ऐप का फोल्डर होता था, उसके अंदर मेन फाइल कौन सी होती थी, page.tsx। तो ये मेन चीज, ये चीज हमने ऑलरेडी यहाँ पे देखी हुई है। अब इसी के अंदर, ऐप के अंदर एक फोल्डर है, सॉरी ऐप के बाहर एक फोल्डर है, किस चीज का, एपीआई का, सही है। इस एपीआई में क्या होगा, आपकी पाइथन होगी, क्या होगी, आपकी पाइथन होगी। और उस पाइथन में आप देख सकते हैं main.py है, तो main.py मैंने यहाँ पे लिख दी। pyproject.toml से क्या लग रहा है कि हम यूवी को अपने पैकेज मैनेजर के तौर पे यूज करें। बस ये काम, आपने कुछ नहीं करना, इस रेपो को क्लोन करना है। गौर से सुन लें, फिर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे अब होगा क्या, रेपो क्लोन हो गई, npm इंस्टॉल की आप कमांड चलाएंगे और आपका नोड मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। ये सारी चीजें मैं लिख दूंगा, उस स्टेप को पढ़ के कीजिए, सही है, नंबर 1। नंबर 2, फास्ट एपीआई भी है। अब सबसे बड़ी चीज जो सब लोग कर रहे हैं, सिर्फ आप लोग नहीं, गवर्नर हाउस के बाकी भी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जेएस आपके पास है, आपके पास क्या है,
फास्ट एपीआई भी है, और इन दोनों चीजों के अपने अपने सर्वर होते हैं। आपने नेक्स्ट जेएस जब चलाई थी Q2 में, तो किस कमांड से इसका सर्वर अप किया था? npm run dev। इससे क्या होता था? नेक्स्ट जेएस का सर्वर अप होता था। 3 क्लासेस पहले हमने फास्ट एपीआई देखी, और फास्ट एपीआई में भी सर्वर को अप करने का एक तरीका। क्यों अप करना था? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, जब सर्वर ही नहीं चल रहा होगा तो डाटा कहां से आएगा? सही है, ऐसा ही है ना। तो हमने फास्ट एपीआई की भी एक कमांड देखी थी उसके सर्वर को अप करने की, वो क्या थी? uv run uvcon। सही है। clone the template from class 09, run 2 servers, not 1, run 2 servers। Next.js का सर्वर अब होगा npm run dev या फिर pnpm run dev। अब npm भी एक पैकेज मैनेजर है फ्रंट एंड का, आपने Q1 में देखो। pnpm भी क्या है? एक पैकेज मैनेजर है। ये npm से थोड़ा एडवांस है, वो उसकी आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। वो मैं अगर आपको pnpm शायद आपको इंस्टॉल करना पड़े, मसला नहीं है, वो एक ही कमांड से आपका इंस्टॉल हो जाएगा, वो भी मैं लिख दूंगा। करना पड़ता 3.2। अब दूसरा सर्वर किसका अप करना पड़ेगा? फास्ट एपीआई का। uv run uvcon में या SNA, फाइल नेम कॉलन इंस्टेंस वेरिएबल डैश डैश रीलोड। अब इसका क्या बेनिफिट है? जब आप uv run लिखेंगे ना, uv run का क्या मतलब है? हम uv का पैकेज मैनेजर यूज कर रहे हैं। uvcon क्या है? हमारा एक स्टारलेट का एक ASGI का सर्वर है, जो फास्ट एपीआई के सर्वर को चलाता है। यानी एक हमारा फास्ट एपीआई का सर्वर, और वो खुद किस पे चलता है? uvcon पे। किस पे चलता है? uvcon। फाइल नेम क्या होगा? जो भी हमारी फाइल का नाम है, main.py, app.py, index.py। तो यहां पे क्या आ जाएगा? हमारी फाइल का नाम। कॉलन अपनी जगह रहेगा, कॉलन जो है वो कहीं भी नहीं जाएगा। और फिर हमारे इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस क्या होता है? ये मैंने फास्ट एपीआई की क्लास इंपोर्ट की, इसको इस वेरिएबल में रख दिया। मेरे इस वेरिएबल का क्या नाम है? ऐप। तो मैं यहां लिख दूंगा ऐप। फिर क्या आएगा? डैश डैश रीलोड। अब डैश डैश रीलोड क्या होता है? जब भी मुझे अगर लाइव चेंजेस चाहिए ना अपने कोड में, फास्ट एपीआई के कोड में, जब भी मुझे लाइव चेंजेस चाहिए कि भाई मैं अगर डॉट भी लगाऊं तो उसका फौरन से रिफ्लेक्शन आ जाए, तो मैं क्या लिखूंगा? डैश डैश रीलोड। अगर मैंने नहीं लगाया ना इसको, तो मुझे जब भी कोई चेंज करूंगा, इवन अ सिंगल चेंज या पूरे का पूरे एक एंड पॉइंट में जब भी एक नया इंट्रोड्यूस करूंगा, मुझे सर्वर को बार बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। इससे बेहतर है रीलोड लगा लो। इस तरह एक तरह से हम लाइव स्ट्रीमिंग कह सकते हैं। हमारे कोड की uvcon के सर्वर पे या फास्ट एपीआई के सर्वर पे क्या होगी? लाइव रीलोडिंग होगी, लाइव स्ट्रीमिंग होगी। सही है। तो ये काम आपने करना है। अब 2 सर्वर्स आपके चल गए। वो कैसे चले? ये देखिए मैंने ऑलरेडी चलाए। एक ये मेरा कौन सा सर्वर है? फास्ट एपीआई का या नेक्स्ट.जेएस का? फास्ट एपीआई का। ये ऑलरेडी चल रहा है, यानी मेरे 2 टर्मिनल्स में मेरे 2 सर्वर चलेंगे। सॉरी, 2 अलग अलग टर्मिनल्स में मुझे काम करना पड़ेगा। ये देखें, इसको मैंने किल किया, इरेज किया, इसको मैंने किल किया, इरेज किया। सही है। हम जो बात मैंने अभी बोली, मैं अभी करके भी दिखा दूँ। मैं कहां पर हूं अभी? अपने क्लास 09 के फोल्डर में। तो इसका मतलब मैं उसी टेम्पलेट के पास हूं। उस टेम्पलेट में मेरी फास्ट एपीआई का कोड कहां पर है? एपीआई के फोल्डर में। ये रहा ना, ये मेरा कोड है, ये एपीआई का फोल्डर नजर आ रहा है। इस एपीआई के फोल्डर के अंदर पाइथन है मेरी, और यहाँ पे पाइथन का क्या मतलब है? मेरी यहाँ पे फास्ट एपीआई है। सही है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? यस और नो? सही है। तो मैं कहाँ आ गया? क्लास 09 एपीआई।
मैंने लिखा यूवी रन यूवी कॉन डैश डैश रीलोड, मैं आगे लगा लूँ पीछे लगा लूँ या अपनी कमांड के बीच में लगा लूँ, कोई इशू नहीं। सही है, मैंने लिखा यूवी रन यूवी कॉन। अपनी सबसे पहले फाइल का नाम आएगा, इंस्टेंस का नाम आएगा, फाइल का नाम। मेरी फाइल का नाम है यहाँ पे इस केस में main.py, कॉलन इंस्टेंस का नाम। मेरे इंस्टेंस का नाम क्या है? ऐप। यूजुअली इसका नाम ऐप ही रहता है, तो मैंने यहाँ लिख लिया ऐप डैश डैश रीलोड। जैसे मैंने इसको एंटर किया, ओह सॉरी माइक, सर की बात नाइस, ऐसे ही नहीं, जैसे आपने अभी पढ़ा ना वैसे ही आप पढ़े। मेन माय बैड, फाइल का नाम आएगा विदाउट एक्सटेंशन, फाइल का नाम आएगा विदाउट एक्सटेंशन, ऐप रीलोड। देखते हैं, अब होपफुली चल जाना चाहिए इसको। जी हाँ, अच्छा याद दिलाया, सही है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरा फास्ट एपीआई का सर्वर अप हो गया। अगर ये सर्वर ही बंद होगा ना, मेरी एपीआई फैच नहीं हो, क्योंकि भाई जब जाहिर सी बात है, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही और अगर मैं बटन ऑन करूं तो मेरा पंखा नहीं चलेगा ना। सही है, तो इसी तरह ये सर्वर क्या है, आपके फ्रंट एंड की इलेक्ट्रिसिटी है। अगर ये फ्रंट एंड नहीं हुआ तो फिर सॉरी, अगर ये सर्वर अप नहीं हुआ तो फिर आपका काम जो है वो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये काम हो गया। एक चीज जो मैं पहले बताना भूल गया, जो हमने Q3 में भी की है, ये मेरा क्या है, फाइल का पाथ है। फाइल का क्या है, ये पूरी मेरे फाइल का पाथ है। इससे पहले आपको दिख रहा है, सबसे पहले शुरू में एपीआई लिखा हुआ है ब्रैकेट्स में। ये कुछ भी हो सकता है, XYZ हो सकता है, ABCD हो सकता है। ये क्या डिलीवर कर रहा है, इसका क्या मतलब है, वर्चुअल एनवायरनमेंट। इसका क्या मतलब है, वर्चुअल एनवायरनमेंट। अब आप सुने, आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट भी बनाया हुआ है। अब आप एपीआई के फोल्डर में आएंगे, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे और फिर उसमें डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेंगे। अजान हो रही है, फिर हम बैठेंगे। सिंपल हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल टू डू एप्लीकेशन बनानी है। और फेज 2 में क्या होगा, हमारा उसी एप्लीकेशन का फ्रंट एंड बनाना है Next.js पे। सही है, अभी तक हमारी डिस्कशन कहां पहुंची कि हम फास्ट एपीआई को यूज करेंगे और Next.js को यूज करेंगे। दोनों एप्लीकेशंस के क्या होते हैं, अपने अपने सर्वर होते हैं। यानी मेरे एक टर्मिनल में, एक डेडिकेटेड टर्मिनल में फास्ट एपीआई का सर्वर चलेगा और दूसरे डेडिकेटेड टर्मिनल में क्या होगा, Next.js का मेरा सर्वर चलेगा, जो किस पे चलता है, एक लोकल होस्ट 3000 पे Next.js का चलेगा, लोकल होस्ट 8000 पे फास्ट एपीआई का सर्वर मेरा चल जाएगा। ये डिस्कशन हो गई। अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना टेक स्टैक डिस्कस कर लेते हैं। Next.js हमें पता है क्या होता है, जो कि फ्रंट एंड बनाता है। फास्ट एपीआई में हम अपनी एपीआईज लिखते हैं। SQL मॉडल, ये फास्ट एपीआई में यूज होगा या ये Next.js में यूज होगा, और यूज होगा तो यूज होने के बाद क्या होगा, कैसे होगा, ये भी हम देख लेते हैं। प्लीज सारी बातें बन, सारा फोकस यहाँ पे। जब भी आपको डेटाबेस में काम करना होता है ना, तो आपको क्या जरूरी है कि आपको डेटाबेस की लैंग्वेज आती हो। और डेटाबेस की लैंग्वेज क्या होती है, डेटाबेस की क्वेरीज। डेटाबेस की क्वेरीज, चाहे वो सेलेक्ट डेटा पढ़ने के लिए हो, डेटा इंजेक्ट या इंसर्ट करने के लिए हो, ये काम आपको आना चाहिए। अब यहां पे अगर हम ये काम करने बैठे ना, कि अगर हम डेटाबेस सीखने बैठे, तो ये क्या होगा, हमारे लिए एक लर्निंग कर्व हो जाएगा। क्या होगा, ये हमारे लिए एक लर्निंग कर्व हो जाएगा, एक नई चीज सीखनी पड़ेगी। और डेटाबेस और प्रोग्रामिंग दो अलग अलग चीज है भाई। डेटाबेस के एक्सपर्ट्स डिफरेंट होते हैं, कोडिंग के, प्रोग्रामिंग के अलग होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि चीजें काफी दोनों एक साथ यूज होती हैं, बट अगर आप इन चीजों को अगर अलग से देखें ना, तो डेटाबेस एक अलग फील्ड है, प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट एक अलग फील्ड है।
एसक्यूएल मॉडल यहां पे क्या करता है, आप प्रोग्रामर हैं, आप सब कौन है, प्रोग्रामर है। अब आपको डेटाबेस यहां आता नहीं है, अच्छा ये कोई जुगाड़ नहीं है, ये कोई काम चलाने वाली चीज नहीं है, ये एक इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, सुबह कह रही है नमाज पढ़ के चलता है, सही है। नमाज पढ़ रही है, सुबह भी चाह रही है। हाँ एसक्यूएल मॉडल यहाँ पे क्या मसला हल करता है, वही तो कह रही है चलो। हाँ ये जो आपको एक लर्निंग कर्व, जो डेटाबेस नहीं आता ना, डेटाबेस की क्वेरीज आप लोगों को नहीं आती, ये इसी मसले को सॉल्व करता है। एसक्यूएल मॉडल क्या करता है, जो प्रोग्रामर्स को एसक्यूएल की क्वेरीज लिखना नहीं आती ना, एसक्यूएल मॉडल क्या करता है, इसी चीज को सॉल्व करता है। यानी एसक्यूएल मॉडल रिस्पॉन्सिबल होगा प्रोग्रामर के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस पर डेटाबेस का टेबल बनाने के। आई रिपीट, एसक्यूएल मॉडल क्या होगा, एसक्यूएल मॉडल रिस्पॉन्सिबल होगा प्रोग्रामर्स के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके डेटाबेस में टेबल बनाने के। अब वो टेबल कैसे बनेगा, हमें तो एसक्यूएल क्वेरीज आती नहीं है, हमें क्या आता है, प्रोग्रामिंग, हमें क्या आता है, पाइथन प्रोग्रामिंग। अच्छा एसक्यूएल मॉडल क्या है, पाइथन की लाइब्रेरी है, सही। आप सोच रहे हैं ना ये फास्ट एपीआई में यूज होगा या नेक्स्ट जेएस में, तो एसक्यूएल मॉडल आपका कहां यूज होगा, पाइथन फास्ट एपीआई में। इसको हम यूं समझते हैं कि एसक्यूएल मॉडल वो चीज है जिसको मैंने क्या इसकी डेफिनेशन कही कि एसक्यूएल मॉडल रिस्पॉन्सिबल होगा किस चीज के, डेवलपर्स के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के बिहाफ पे डेटाबेस में टेबल बनाने के। इसका क्या मतलब है कि एसक्यूएल मॉडल को प्रोग्रामिंग भी आती है और डेटाबेस की लैंग्वेज भी आती है, सेम वैसे ही जैसे ट्रांसलेटर्स होते हैं। ट्रांसलेटर्स का क्या मतलब है, मुझे उर्दू आती है, सही है, आप सबको उर्दू आती है, सर अमीन सऊदीया से आए, काफी टाइम बाद उर्दू भूल गए, अब उन्हें सिर्फ अरबी आती है। अब अमीन भाई क्या कर रहे हैं, अरबी में बात कर रहे हैं, हम उर्दू में बात कर रहे हैं, वही मसला आ गया। हम प्रोग्रामर हैं, हमें पाइथन आती है और डेटाबेस वालों को डेटाबेस की लैंग्वेज आती है। अब मैं अमीन भाई से बात नहीं कर सकता, अमीन भाई हमसे बात नहीं कर सकते। इस केस में क्या होगा, हम बीच में क्या करेंगे, एक ट्रांसलेटर रखवाएंगे। ट्रांसलेटर के यहां पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसको उर्दू भी आती होगी, वो मेरी उर्दू को अरबी में कन्वर्ट करके अमीन भाई को समझा देगा। अमीन भाई अपना जवाब किस में देंगे, अरबी में। किसको, मुझे देंगे या उस ट्रांसलेटर को, ट्रांसलेटर को, क्योंकि उसको अरबी भी आती है, उसको उर्दू भी आती है। तो ट्रांसलेटर यहाँ पे क्या करेगा, हमारे कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, ठीक है। तो एसक्यूएल मॉडल आपके पाइथन की लैंग्वेज और फास्ट एपीआई का और आपके डेटाबेस का क्या है, एक ट्रांसलेटर है। आप एसक्यूएल मॉडल को, जैसे मैं अमीन भाई से डायरेक्ट नहीं हुआ था, मैं अमीन भाई से डायरेक्ट बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग भी प्रोग्रामर्स, हम सब डेटाबेस से डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, हम किसके थ्रू बात करेंगे, एसक्यूएल मॉडल के थ्रू। किसके थ्रू, एसक्यूएल मॉडल के थ्रू। और वो एसक्यूएल मॉडल फिर किससे बात करेगा, डेटाबेस से। मैंने ट्रांसलेटर से बात की, ट्रांसलेटर ने किससे बात की, सर अमीन से, सर अमीन ने किससे बात की, मुझसे या डेटाबेस, सॉरी ट्रांसलेटर से, ट्रांसलेटर से, ट्रांसलेटर ने मुझे रिटर्न। तो हम एज अ प्रोग्रामर पाइथन यूज करेंगे क्योंकि हमें पाइथन आती है, और हम किससे बात करेंगे, एसक्यूएल मॉडल से। हमें पाइथन आती है, हम पाइथन में क्या यूज करेंगे, पाइथन में तो बहुत सारी चीजें, लूप है, वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है, एरे है, क्लास है। एसक्यूएल मॉडल की अगर मैं आपको यहाँ डेफिनेशन, सॉरी डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊं ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूं, हम यहाँ पे, इसने इंस्टॉलेशन कमांड भी बताई हुई, इसने पिप इंस्टॉल एसक्यूएल मॉडल लिखे, हम क्या लिखेंगे, यूवी एड एसक्यूएल मॉडल। ये किस चीज का सिंटेक्स है, पाइथन का है, आई एग्री। पाइथन में क्या है ये,
डेटा पाइथन में ये पाइथन का कोड है नंबर 1। पाइथन के अंदर ये किस चीज का कोड है? हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की क्लास का। किसका कोड है? हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की क्लास का। हम एज अ प्रोग्रामर एसक्यूएल मॉडल से किस सूरत में बात करेंगे? पाइथन की क्लासेस में। अजीब लगी बड़ी पाइथन की क्लासेस और क्लासेस के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स कहते हैं या क्लास वेरिएबल्स कहते हैं? क्या कहते हैं? क्लास वेरिएबल्स या एट्रीब्यूट। आप लोगों को पाइथन आती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमने पढ़ी, यस और नो? तो आप सबको पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आती है। जल्दी से इसका मैं एक ओवरव्यू दे दूं। क्लास का जो भी नाम होगा वो क्या होगा? हमारे डेटाबेस के टेबल का नाम होगा। क्या होगा? हमारे जो भी क्लास का नाम होगा ना, वो हमारे डेटाबेस में किस चीज का नाम होगा? जब मैं इसको एसक्यूएल मॉडल को दूंगा तो टेबल का मेरे डेटाबेस के टेबल का नाम होगा। और इन एट्रीब्यूट्स, इनको क्या कहेंगे? क्लास एट्रीब्यूट्स या क्लास वेरिएबल्स। जो भी एट्रीब्यूट्स मैं अपने टेबल में दूंगा ना, वो मेरा क्या बन जाएंगे? टेबल्स के कॉलम्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? टेबल्स के कॉलम्स बन जाएंगे। तो अगर मैं आपको अगर नियॉन डीबी का इंटरफेस दिखाऊं ना, तो मैंने एक टेबल क्रिएट किया जिसका क्या नाम है? हीरो। ये वही क्लास है जो मैंने यहाँ पे लिखी थी। अभी मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन से दिखा रहा हूँ, अभी कोडिंग का टाइम नहीं है, सही है, लेकिन आप लोग कैच कर सकते हैं। क्लास का क्या नाम है? हीरो। अगर मैं यहाँ पे क्लास का नाम कर दूं यूजर, तो डेटाबेस में टेबल क्या बनेगा? यूजर। मैं अगर यहाँ पे क्लास का नाम कर दूं शोरूम, तो यहाँ पे क्या नाम बनेगा? शोरूम मेरे डेटाबेस में। और जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो मेरे कॉलम्स का नाम होता है। यहाँ पे क्या है? आईडी, नेम, सीक्रेट नेम, एज। अगर मैं अपने नियॉन डीबी में आऊं तो यही मेरे डिफरेंट, मैंने अपना नाम चेंज कर दिया था, बट आपको आइडिया मिल सकता है कि भाई यूजर के टेबल में नहीं, मैं हीरो के टेबल में आईडी, नेम और ईमेल, यहाँ पे मैंने बस इसको चेंज किया। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे अगर मुझे यूजर के कॉलम्स के नाम ये रखने, तो मैं एट्रीब्यूट्स के नाम क्या रखूंगा? ये सारी चीजें। तो अब एसक्यूएल मॉडल क्या होता है? एसक्यूएल मॉडल एक ट्रांसलेटर है जो कि मेरी पाइथन की क्लास को लेगा और उसको डेटाबेस में कन्वर्ट कर देगा। मेरी क्लास का जो नाम होगा वो डेटाबेस में क्या होगा? मेरे टेबल का नाम। और जो मेरे क्लास के एट्रीब्यूट्स होंगे वो क्या होंगे? डेटाबेस के कॉलम होंगे। ठीक है, एसक्यूएल मॉडल अपने बराबर से डिस्कस करें। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताया कि आज हमारी डेडलाइन है हैकाथॉन 1 की, और हैकाथॉन 1 का डॉक्यूमेंट मैं यहाँ ओपन भी कर लेता हूँ। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट का जस्ट बनाना एटलीस्ट स्टार्ट कर दिया? कितने ऐसे लोग हैं? सब है। अच्छा, वो आवाज़ तेज हो जाएगी इसकी? अब्दुल्ला भाई तेज हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। हेलो हेलो, थोड़ी और होगी। हाँ ठीक है, अच्छा जी, अब ठीक है बस। तो हैकाथॉन 1 का ऑलमोस्ट सबने हैंड रेस करा है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। अब आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने एटलीस्ट इस रिक्वायरमेंट्स में जो 1 वाला पार्ट है, जो हमारा प्रोजेक्ट 1 है, बुक हमें जो क्रिएट करनी है, वो कंप्लीट कर लिया? ज़बरदस्त। ये तो हमें बिल्कुल डिफरेंट रिजल्ट मिला है बाकी क्लासेस से, तो माशाल्लाह अच्छी बात है। तो वो अभी सबमिशन में पता लग जाएगा जब हम ओपन करेंगे। प्रोबेबिलिटी यही है कि आज तो आपकी क्लास है, जाहिर है आप अभी जाके सबमिशन कराएंगे, रात तक का टाइम है। तो कल आपकी मीटिंग होगी जिसमें 5-5 मिनट का टाइम होगा, आप स्पीड में आएंगे, अपना प्रोजेक्ट को डिस्प्ले शोकेस करेंगे।
और वो 1 घंटे की मीटिंग होगी, हर क्लास की सेपरेट होगी। तो आपका जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, होपफुली सब ज्वाइन होंगे उसमें हम अनाउंसमेंट करवा देंगे कि किस टाइम पर आपकी मीटिंग है, जिसमें आपने आके अपना प्रोजेक्ट शोकेस करना है। अभी जो हमारा ये हैकाथॉन का सारा सिलसिला शुरू हुआ है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ये काफ़ी लंबा चलेगा। हमारे प्रोजेक्ट्स 1 बाय 1 आपके पास आएंगे, तो इसलिए कोई भी लूज़ नहीं करना है इस अपॉर्चुनिटी को। इवन अगर आपने प्रोजेक्ट 1 नहीं करा टाइम पर, तो प्रोजेक्ट 2 आपको समझ नहीं आएगा, 2 नहीं करता 3 नहीं समझ आएगा। अब आते हैं प्रोजेक्ट 2 पे। प्रोजेक्ट 2 कितने लोगों ने कर लिया अभी? 1 2 3 4 5 6, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और है अली भाई की तरफ से कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बुक बना ली है लेकिन डिप्लॉय नहीं हो रहा? डिप्लॉय का बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है कि अगर आपने प्रोजेक्ट अपना गिटहब पे रख दिया है तो आप समझ लो डिप्लॉय, क्योंकि गिटहब ने आपको गिटहब पेजेस का एक ऑप्शन दिया हुआ है। अगर मेरा ये प्रोजेक्ट है गिटहब पे रखा हुआ है, मैं बुक की बात कर रहा हूँ डोकासोरस की, मैं सेटिंग में आया, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे पेजेस का ऑप्शन है, पेजेस पे आया मैं, यहाँ से बस मुझे इसको इनेबल करना है। अगर मैं इसकी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन देखूँ तो रूट लोकेशन सिलेक्ट हुई हुई है, मेन ब्रांच सिलेक्ट हुई हुई है, मतलब मेरा कोड मेन ब्रांच में, और 5 मिनट लगाता है, ये 5 मिनट बाद खुद ही ये लिंक दे देता है। बस एक काम एडिशनल करना होता है, क्योंकि हमें पता है डोकासोरस की बिल्ड बनना ज़रूरी है, विदाउट बिल्ड बने वो चलेगा नहीं। तो एक काम जो एडिशनल है वो सिर्फ इतना है कि अगर आप मेरे प्रोजेक्ट पे भी आएंगे, वो मैंने भी करा हुआ, एक गिटहब एक्शन की फाइल बनेगी YAML की, सेम पाथ के साथ आप बना दें। .github के नाम से एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर वर्कफ्लो की डायरेक्टरी है, उसके अंदर deploy.yaml की फाइल है, और उसमें ये है। आप मेरा भी प्रोजेक्ट कॉपी कर सकते हैं अगर आपको इसमें मसला हो रहा है। सिर्फ आपने क्या कॉपी करना है, सिर्फ ये टेक्स्ट कॉपी करना है। इस टेक्स्ट में भी क्या है, सिर्फ ये जो प्रोजेक्ट आपका मिला हुआ है, उस प्रोजेक्ट की ये npm के थ्रू इंस्टॉलेशन कर रहा है, क्योंकि डिपेंडेंसीज के पास नहीं होती, ज़ाहिर है डिपेंडेंसी तो गिट में इग्नोर हो जाती हैं, तो वो गिटहब पे जाती ही नहीं है, तो उसको इंस्टॉल करेगा और साथ में इसको अब उसका आर्टिफैक्ट बना के अपलोड कर देगा, और वो आपकी गिटहब पेजेस पर इस तरीके से डिप्लॉय हो जाएगी। बड़ा सिंपल तरीका। अगर आप वर्सल पे भी जा रहे हैं, सेम तरीका फॉलो कर सकते हैं, और वर्सल पे तो और ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन बेहतर है गिटहब पेजेस वाले कर ले, फिलहाल आपके पास टाइम भी कम है। अब इससे अगला स्टेप, ये डिप्लॉयमेंट तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो हो ही जाएगी इसमें, क्योंकि कुछ ऐसा करने का है ही नहीं। वो है आपका प्रोजेक्ट, जिसमें गिनती के 5 लोगों ने हैंडल्स करा प्रोजेक्ट 2 रेक का। एटलीस्ट एक अच्छी बात है, प्रोजेक्ट 1 कंप्लीटेड है, तो आप आज सबमिट करवा देना। 90 सेकंड्स की एक वीडियो रिकॉर्ड करना है अपनी स्क्रीन की, उसमें बताना कि आपने क्या बनाया है, इस तरीके से कि आपने बुक लिखी है, आप किसी को शोकेस करने जा रहे हो, तो कोई आपकी वीडियो देखे तो उसको आपको बुक समझ में आ जाएगा आपने क्या करा है। 90 सेकंड्स की वीडियो बना के लोड कर देना, और आज में अपना बुक 1 का जो आपने प्रोजेक्ट 1 हैकाथॉन 1 का प्रोजेक्ट बनाया है वो सबमिट कर देना, क्योंकि ये काइंड ऑफ आपका एग्जाम ही है, इसमें आपने टाइम वेस्ट होने से बचाना है। अब बचा प्रोजेक्ट 2, 1 हो गया, एटलीस्ट बच गए आप लोग, जो आप प्रेशर में थे उससे आप बाहर आ गए। प्रोजेक्ट 2 की बारी है। प्रोजेक्ट 2 क्योंकि बहुत कम लोगों ने हैंडल्स करा है, तो इसलिए इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। इसमें टॉपिक यूज़ होता है रेक का। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि इंट्रोडक्शन लेवल पे मुझे रेक बिल्कुल सही पता है, रेक मतलब रेक का इंट्रोडक्शन पता है? थोड़ा बड़ा हैंडल्स कर ले। कितने ऐसे लोग हैं कि नहीं यार इंट्रोडक्शन भी नहीं पता, रेक काम है? दोनों क्राउड हमारे पास मौजूद है। मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। सपोज करें हमारे पास कुछ डेटा है, वो डेटा क्या है, एआई में एक्सपर्ट है, एआई का एक्सपर्टीज लेवल हमने बनाया हुआ है ना। हमने कहा एआई का एक्सपर्टीज लेवल एक काम करते हैं 1 to 10 बनाते हैं, ठीक है, 1 to 10। फिर हमने कहा कम्युनिकेशन का कम्युनिकेशन स्किल्स, एआई स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स का भी स्केल क्या बना है, 1 से 10 तक बनाते हैं, ठीक है, दोनों बना लिए हमने। अब हमारे साथ है एक हुज़ैफा एआई के अंदर कितना है, हम सपोज करते हैं हुज़ैफा की एआई में 1 से 10 के मुताबिक 8 लेवल हम दे देते हैं, ठीक है। और हुज़ैफा का कम्युनिकेशन में क्या लेवल है, कम्युनिकेशन में हम हुज़ैफा को दे देते हैं 9 दे देते हैं, कम्युनिकेशन में अच्छे हुज़ैफा, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको इस तरह एरे में रख लिया। अब हमारे पास और भी लोग हैं, हमारे पास एक शाहरुख भी है, उनका पाइथन में लेवल 9 है, स्किल में भी 9 है, या हम ये कहते हैं पाइथन में 7 है और कम्युनिकेशन में 8 है, ठीक है।
फिर हमारे पास एक हमाद भी है। हमाद जो है उनका पाइथन में तो 1 है लेकिन कम्युनिकेशन में 2 है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारे पास डेटा आ गया। डेटा नजर आ रहा है आपको? मुझे ये बताएं कि शाहरुख का पाइथन का मतलब एआई का लेवल क्या है? 7 है। और हमाद का कम्युनिकेशन लेवल क्या है? 2 ये है एम्बेडिंग। ये जो मैंने हाईलाइट करी ना उसको एम्बेडिंग बोलते हैं। तो एम्बेडिंग कोई डेटा नहीं है, एम्बेडिंग जैसे इंडेक्सिंग है। जैसे हम वेरिएबल में वैल्यू रख देते थे, इसी तरह का इंडेक्स है। अब आपको कैसे पता लगा 1 का मतलब ये है कि यही स्किल्स है, जिसकी यही स्किल्स में लेवल 1 है? क्योंकि आपने मेंशन किया। क्योंकि यहाँ पर ये मैकेनिज्म मैंने अभी अभी सेट करा, आपको बताया। ये मैंने सेट करा है। मैंने क्या करा, हुज़ैफा, शाहरुख, हमाद सबको कोई ना कोई लेवल इस तरीके से दे दिया, तो ये मेरे लिए ईजी हो गया। अब मार्केट की रिक्वायरमेंट आती है। रिक्वायरमेंट क्या आती है कि भाई हमें बंदा चाहिए, सही है, कैंडिडेट चाहिए। कैंडिडेट का 9 आउट ऑफ 9 होना चाहिए। मतलब 9 क्या है? ये एआई के स्किल्स हैं और ये 9 क्या है? कम्युनिकेशन की स्किल्स। तो मुझे बताएं आप किस किस को रिकमेंड करेंगे इंडस्ट्री में? सिर्फ हुज़ैफा को करेंगे? शाहरुख। हुज़ैफा और शाहरुख दोनों को करेंगे, यही करेंगे ना? यस। इसको हम बोलते हैं वेक्टर सर्चिंग। मतलब जो आप सर्च, वेक्टर डेटाबेस होता है ना, जो वेक्टर डेटाबेस अभी आपने डिस्कशन करी है, तो उसकी सर्चिंग ये होती है। इसको हम बोलते हैं सिमिलरिटीज। क्या बोलते हैं? दोबारा बताएं। सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज मतलब आपको उन्होंने कहा भाई हमें 9,9 बंदा चाहिए, तो आपने बोला एआई में 9, कम्युनिकेशन में 9, आपने जाकर सर्च करा सिमिलरिटीज में कौन आ रहे हैं? हुज़ैफा और शाहरुख। क्या हमाद आ रहा है सिमिलरिटी में? नहीं। हमाद बिल्कुल दूर है सिमिलरिटीज। ये ऐसे चलते हैं वेक्टर डेटाबेस। देखा तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब नंबर लिखे हुए हैं। एक नंबर आया, उसने नंबर सर्च करा, सारे सिमिलर नंबर को सर्च करके वो आगे ले गया, बस इतना ही काम, उससे ज़्यादा नहीं है। सिर्फ इतना ही है। अगर आपको लग रहा है इससे ज़्यादा कोई छुपा हुआ कुछ नहीं है। इसमें गेम कौन सा था? पता ये होना चाहिए कि ये वाला तरीका यूज़ करा है। अब मेरे पास अगर कोई डेटा लेकर आएगा तो मैं डेटा सेम फॉर्मेट में लेकर आऊँगा ना। मैं कहूँगा एआई का पहले रखो नंबर और कम्युनिकेशन का बाद में रखो, इस तरीके से रखो। अगर वो सेम तरीके से आएगा और सही डेटा लेके चले आएगा, गलत तरीके से आएगा तो फिर तो डेटा लेके नहीं जा पाएगा, वो पता नहीं क्या लेके आ जाए, कौन सा नंबर लेके आ जाए, हमें क्या पता। तो यही है वेक्टर एम्बेडिंग। अब आपने क्या करना है, आपने जो बुक लिखी है, जो आपने बुक राइट करवाई है अभी, अब उस बुक के अगर हम टेक्स्ट में सर्चिंग स्टार्ट कर दें, तो अली भाई अभी आपको वैसे बता भी चुके हैं कि पहली बात एग्जिटिस सर्च करना पड़ेगा, और दूसरी बात टेक्स्ट की सर्चिंग एक लॉन्ग सर्चिंग होती है, टाइम लेती है। ऐसा ही है ना, अगर मैं 1200 पेजेस की बुक से आपको सर्च करने का बोलूँ टेक्स्ट के अंदर, तो उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। नंबर्स में सर्च करने का बोलो पढ़ना पड़ेगा, नंबर मैचिंग सिमिलर। नंबर तो मैच करेंगे आप डायरेक्ट, नंबर में तो आपकी मैचिंग चलेगी। अब आपने क्या करना है, आपने भी कोई ऐसा मैकेनिज्म ढूंढना है जो पहले से बना हो। जिस तरह मैंने एआई को बोल दिया 1 से 10, कम्युनिकेशन को 1 से 10 बोल दिया, और ये एक मैकेनिज्म बना लिया कि एआई की स्किल जो है वो पहले आ गई, सही है, और फिर आ गई कम्युनिकेशन स्किल। ये मैंने मैकेनिज्म एक सेट कर लिया। अब आपने अपनी पूरी बुक का कंटेंट उठाना है, इसी तरीके का कोई मैकेनिज्म ढूंढना है, और उसके थ्रू बुक को कहाँ लेके चले आना है? एम्बेडिंग्स में। ये है एम्बेडिंग्स। बुक को कहाँ लेके चले आना है? दोबारा बताएं किसमें? एम्बेडिंग। जिस तरह के नंबर से फायदा क्या होगा, आपने सारा कंटेंट उठा के कहाँ लेके चले गए? कहाँ गया सारा कंटेंट? एम्बेडिंग्स। मतलब नंबर स्टोर कहाँ हुआ? डेटाबेस में। डेटाबेस कौन सा हमारे पास? वेक्टर का क्वाड्रेंट का डेटाबेस है हमारे पास, ये बात। अब इसमें क्या सेव हो गया? आपकी एम्बेडिंग सेव होंगे सारी। एम्बेडिंग मतलब जो आपका बुक का टेक्स्ट था वो आपने ब्रेक करा, सबको कोई ना कोई नंबर दिए, नंबर देके आपने क्या सेव करवा लिया? क्वाड्रेंट में सेव करवा लिया। अब कभी भी कोई सर्च करने आएगा उसको भी फिर एम्बेडिंग में जाना पड़ेगा। अभी कंपनी को डेटा कैंडिडेट चाहिए था, कंपनी का डेटा हमने एम्बेडिंग में रखा, फिर फाइंड करा ना। अब कोई सर्च करने आएगा मेरे डेटाबेस में कि भाई मुझे ये चाहिए, तो उसको भी एम्बेडिंग में आना पड़ेगा ना। तो उसका मतलब जिस मैकेनिज्म से मैंने एम्बेडिंग करवाई, ये मैकेनिज्म था ना, तो उसने भी सेम मैकेनिज्म से एम्बेडिंग करवा के मेरे डेटाबेस में आके सर्चिंग करनी होगी। और सर्चिंग किस भी आप पे होगी? किस भी आप पे होगी? अभी बताया था वर्ड मैंने, सिमिलरिटीज। किस भी आप पे भाई 9,9 का बंदा ढूंढा है अभी हमने, हुज़ैफा और शाहरुख को, एज इट इज है। हमने सिमिलरिटीज निकाली, करीब करीब कौन है।
एक था एक दे देते, दो था दो दे देते, जितने होते उतने दे देते। यहीं पर आपके वो पैरामीटर भी चल जाता है टॉप पी के और टॉप के। तो ये टॉप पी तो बताया ना, परसेंटेज के हिसाब से आपका आ जाएगा भाई। 9 वाला बंदा चाहिए तो वो देखेगा परसेंटेज में कि कौन फिट ज़्यादा जितना करीब आ रहा है उसको लेकर आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पर परसेंट नंबर कम दे दिया टॉप पी का तो हो सकता है इसको भी लेकर आ जाए। आपने टॉप पी की वैल्यू 0.1 दे दी, हो सकता है वो हम आपको भी लेकर आ जाए। बोले सिमिलरिटीज में तो सब आ रहे हैं। टॉप पी आपने दी ऊपर टॉप पे तो शायद हो सकता है सिर्फ इसको लाए। टॉप पी थोड़ी सी आपने एवरेज दी तो हो सकता है दोनों को लेकर आ जाए। समझ रहे? तो नहीं, ये तो एक अलग डिस्कशन हो गई। अब आपको बात समझ में आ गई बुक कहाँ कन्वर्ट होनी है? एम्बेडिंग में। एम्बेडिंग कन्वर्ट होते हुए कोई ना कोई मैकेनिज्म यूज होगा। ये मैकेनिज्म हमें मॉडल्स ने दिए हैं। कौन सा मॉडल है, किसको यूज करें? बहुत सारे मॉडल्स हैं। हम बोले कोई एम्बेडिंग का ओपन एआई का मॉडल है, टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 लार्ज, ये एक ओपन एआई का। ये क्या करते हैं, इनको आप अपना कंटेंट दें, ये उसको एम्बेडिंग में कन्वर्ट करके आपको एम्बेडिंग दे देंगे। एम्बेडिंग आप रखवा दो वेक्टर डेटाबेस में। समझ गए? अब चले, ये वाली बात तो हो गई। हम कंटेंट यूज करेंगे तो हमारी मर्जी, हम कोई भी यूज करें। अब मैं आपके स्ट्रक्चर पे आता हूँ। आपके पास फ्रंट एंड पे क्या है? डोकरसोरस है। फ्रंट एंड हम रख देते हैं, अभी नाम सिंपल रख देते हैं। डोकरसोरस फ्रंट एंड कहाँ पर चल रहा होता है? चलने से मुराद है कहाँ की पावर, बिजली चीजें इस्तेमाल कर रहा है। अगर मैंने ये बुक डिप्लॉय करी हुई, ये रही, क्लाउड पे और ये बुक मेरे पास ओपन है इस वक्त। जी चलें कॉन्सेप्ट पर थोड़ी सी बात करते हैं। मुझे सवाल के जवाब मिल गए जल्दी जल्दी ना, आप लोगों ने जल्दी जल्दी में बता दिया। हमको मुझे ये बताइए बुक इस वक्त कहाँ चल रही है? क्लाउड पे ये फिजिकल एआई ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स की बुक इस वक्त कहाँ है? इंटरनेट पे चल रही है। कहाँ चल रही है? कौन से सर्वर पे? गिटहब के सर्वर। चले मैं बता देता हूँ, इन्होंने व्हाट्सएप पे डिप्लॉय करा हुआ है। ये इस वक्त बुक जो मेरे पास ओपन है, ये तो बुक मेरे पास ओपन है, इसका इस वक्त सोर्स क्या है? गिटहब है, गिटहब पेजेस। तो क्या मारे? गिटहब पेजेस। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं। जी ब्राउजर। मेरे पास मोबाइल है, क्या है? मेरा क्लाइंट है। क्लाइंट है ना? क्लाइंट मतलब जो यूजर के हाथ में। मोबाइल मेरा क्लाइंट है, लैपटॉप पे ब्राउजर मेरा क्लाइंट है, वेबसाइट क्लाइंट है। तो क्लाइंट किसके पास होता है? यूजर के पास होता है। तो ये वेबसाइट किसके पास है इस वक्त? यूजर के पास। ये वेबसाइट यूजर के पास है। इस वेबसाइट से जितनी भी चीजें चलेंगी वो मेरे इस लैपटॉप से कॉल होगी। समझ कर रहे हैं? अब एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। फ्रंट एंड मैंने बना दिया, ठीक है। फ्रंट एंड पे मेरे पास क्या है? बुक है, बुक का कंटेंट है, और मैं ये चाह रहा हूँ मैं एक चैटबॉट बना दूँ, ठीक है। चैटबॉट भी हमें अलग दे दो। अभी तो फ्रंट एंड का चैटबॉट है, ये इनपुट लेगा और आउटपुट देगा, लेकिन ये काम किससे करवाएगा? चैटबॉट बनाना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा। कौन सी किस में लिखें? कौन सा फ्रेमवर्क पे हमने बनाना सीखा था? लैंग्वेज और फास्ट है, ओपन एजेंट एसडीके। चलो और सिंपल रखते हैं। रिक्वायरमेंट क्या होगी? टेक्स्ट आया, अभी हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या थी? कंपनी ने टेक्स्ट इसमें दिया था एम्बेडिंग में, लेकिन कंपनी ने जाहिर सी बात है इस तरह से दिया हुआ टेक्स्ट कि एआई में बंदा 9 चाहिए, कम्युनिकेशन में 9 चाहिए, हमने उसको इस स्टाइल में रखा। सही है। अब अगर मैं सपोज कर रहा हूँ पाइथन लिखी, पाइथन पे मैंने क्या करा? फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम रख दिया एम्बेडिंग का, कोई भी नाम रख दिया, ये फंक्शन हो गया पाइथन का, हो गया। इस फंक्शन में क्या आ रहा है? इनपुट आ रहा है टेक्स्ट। इनपुट टेक्स्ट क्या आ रहा है? जिसने चैटबॉट पे होता है ना, चैटबॉट पे किसी ने आगे क्यूरी करी, मैसेज लिखा, एंटर करा, वो क्या पे आ गया मेरे पास मैसेज। इस फंक्शन को जो भी कॉल कर रहा है, अभी हम ये कह रहे हैं वो पैरामीटर दे रहा है। पैरामीटर का मैं क्या कर रहा हूँ? पैरामीटर कौन सी फॉर्म में? टेक्स्ट में है, सर्चिंग करने के लिए कौन सा फॉर्म चाहिए? एम्बेडिंग्स तो मैं यहाँ पर मैं क्या मैकेनिज्म करूँगा? को एम्बेड करेंगे। तो मैं कोई एम्बेडिंग का मॉडल इंपोर्ट करूँगा। चलो मैंने कहा एम्बेडिंग मॉडल हो गया कोई भी। हम देखते हैं भाई ये क्वाड्रेंट के साथ कौन सा ज़्यादा यूज़ हो रहा है। थोड़ा हम सर्चिंग करते हैं, हम डोकरसोरस पे आते हैं, या हम कॉन्टेक्स्ट 7 की उस पर आते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या नाम है? क्वाड्रेंट की डॉक्यूमेंटेशन है, हमें मिल गई। क्वाड्रेंट की डॉक्यूमेंटेशन हम ओपन करते हैं।
हम देखते हैं इनके पास तो एक एमसीबी सर्वर मौजूद है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट के पास एक एमसीबी सर्वर मौजूद है। ये एमसीबी सर्वर हमें यहाँ से मिल जाएगा और इसमें कोई ना कोई एम्बेडिंग मॉडल भी यूज़ हो रहा होगा। हमें एक मिल गया, ये लोग एम्बेडिंग मॉडल ये यूज़ कर रहे हैं, कोई हगिंग फेस का मॉडल यूज़ कर रहे हैं। तो हमने कहा हम भी सपोज करते हैं सेम कर लेते हैं, आपकी मर्जी है वैसे, कोई भी आप यूज़ करो। तो हमने एम्बेडिंग मॉडल यहाँ से ढूंढ लिया, ये वाला मॉडल हमारे पास यूज़ हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? ये मॉडल क्या कर रहा है, इस टेक्स्ट को एम्बेडिंग में कन्वर्ट कर रहा है और ये टेक्स्ट जाके कहाँ पे सर्च होगा, क्वाड्रेंट कॉल हुआ, क्वाड्रेंट पे सर्चिंग हुई और रिटर्न आ गया। लेकिन एक चीज मिस है इसमें, क्वाड्रेंट के पास डेटा गया कैसे, लेके गए हम डेटा। तो हम अपने प्रोजेक्ट को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक पार्ट है कि हम अपनी पूरी बुक को जो वन टाइम है, बुक तो लिखी है, वो क्या करेंगे एम्बेडिंग में कन्वर्ट करके क्वाड्रेंट पे लोड करवा देंगे। और एक पार्ट है कि हमारे पास टेक्स्ट होगा, वो हम एम्बेडिंग में कन्वर्ट करके बुक क्वाड्रेंट पे जाके सर्च करेंगे। तो ये दो काम अलग अलग होगा। जो हमारा पहला वाला काम है वो वन टाइम है या बार बार होगा? वन टाइम है तो हम कोई ऐसा सोल्यूशन निकालते हैं जो वन टाइम में हम यूटिलाइज कर लें। दूसरा वाला काम है वो बार बार होगा, उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, पैटर्न बनाना पड़ेगा। कोई भी चीज़ रिपीट हो उसके लिए पैटर्न बनता है। पैटर्न मतलब मुझे कोई डेवलपमेंट करके सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा जो उस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ। यही होगा। जो वन टाइम वाला है वो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। अब हम दोनों दोस्त हमने ब्रेक कर लिया अपने स्टेट। हमने कहा ये वाला काम बाद में, पहले हम एक और स्टेप में आते हैं। हमारे पास क्या है, एजेंट क्लाउड एजेंट। अब क्लाउड एजेंट पे मैंने क्या करा, जहाँ मैंने बुक लिखी हुई, बुक की क्या रखी होंगी, एमडी फाइल में टेक्स्ट रखा हो, ऐसा ही होगा ना। मैंने यहाँ पे क्लाउड के एजेंट कनेक्ट करा। अब क्लाउड के एजेंट को मुझे क्या एक्सटर्नल सोर्स चाहिए, क्वाड्रेंट की एक्सटर्नल सोर्स चाहिए। तो क्वाड्रेंट को क्लाउड से मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ? तो हमने जब जाके सर्च करा, हमें पता लगा क्वाड्रेंट का एक एमसीबी सर्वर मौजूद है। तो उसको मैं क्लाउड के साथ जाके कनेक्ट करता हूँ और कनेक्ट करके क्या करूँगा, क्लाउड को कहूँगा ये मेरा एमसीबी सर्वर कनेक्ट मैंने कर दिया, आप क्या करो पूरी बुक का कंटेंट एम्बेडिंग करके कहाँ रख दो, अपने पास रख दो। तो ये तो मेरा एमसीबी सर्वर के थ्रू बुक कहाँ चलेगी, क्वाड्रेंट पे चलेगी। ये तो एक काम मैंने वन टाइम वाला कर लिया। ठीक है, मेरा क्लाउड किससे बात कर सकता है, क्वाड्रेंट से। वन टाइम वाला काम हो गया। अब मुझे ये बताएं, अब जब भी मेरी एप्लीकेशन को क्वाड्रेंट यूज करना होगा तो वो काम हो गया या उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा? उसके लिए करना होगा, वो चैटबॉट बनाना होगा, चैटबॉट बनाना। कितने लोग कह रहे हैं हो गया? नहीं अभी नहीं हुआ। माइंडसेट बिल्ड करते हैं हम थोड़ा सा आपका। सपोज करें यहाँ पे जो चेयर है इसमें एक्सेस कार्ड के थ्रू एक्सेस होती है। आप आए यहाँ पर, आपके पास कार्ड है, आपने जैसे चेयर पे कार्ड लगाया, चेयर की लाइट्स ओपन हो गई, उसका पावर बोर्ड ऑन हो गया और आप चेयर पे बैठ गए। ठीक है, आपने साथ में अपना लैपटॉप लगाया, लैपटॉप चार्ज पे लगा दिया, चार्ज हो रहा है लैपटॉप, आप कुछ काम कर रहे हैं। अब आप उठ के जाते हैं तो वो लॉग आउट हो जाएगा, साइड आप चले जाएंगे, मतलब चेयर पे कोई नहीं है। आप जब उठ के जाते हैं तो जाहिर है पावर भी बंद हो जाएगा। तो जो अगर आप लैपटॉप छोड़ के चले गए तो लैपटॉप चार्ज होता रहेगा? नहीं होगा ना, क्योंकि वो कार्ड क्या है आपके नाम से था, जब तक आप थे वो चल रहा था, जब आप गए वो चले गया। यही मसला क्लाउड का है कि क्लाउड क्वाड्रेंट को एक्सेस कर सकता है। अब आप क्वाड्रेंट को, क्लाउड तो आपके पास है आपकी मशीन पे, वो तो आप खुद जाके एक्सेस करते हैं। तो उसका मतलब आप जैसे अपना लैपटॉप बंद करेंगे कहीं जाएंगे तो क्वाड्रेंट का तो एक्सेस है ही नहीं, वो एक्सेस तो आपके लैपटॉप पे आपके थ्रू मिला हुआ था। आप क्या करेंगे, अपने लैपटॉप का एक अलग से कार्ड लेंगे। आप कहेंगे जब मैं लैपटॉप चार्ज पे लगाऊंगा लैपटॉप के पास भी कार्ड होना चाहिए, वो मैं लगा के चले जाऊंगा जब तक लैपटॉप रखा हुआ चार्ज होता है। मेरा कार्ड अलग होना चाहिए, लैपटॉप का अलग होना चाहिए। इसी तरह जो मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ वो क्वाड्रेंट से जो बात करेगा वो अलग है, और मेरा जो क्लाउड क्वाड्रेंट से बात करेगा, दोनों चीज़ें अलग अलग है। समझ में आई बात समझ में आई? दोनों चीज़ें अलग अलग है। सॉफ्टवेयर क्योंकि मेरे पास वही चलेगा, अभी हमने क्या बात करी, सॉफ्टवेयर तो किसी न किसी सर्वर पे चल रहा होगा। क्वाड्रेंट मैं अगर क्लाउड से क्वाड्रेंट कनेक्ट कर रहा हूँ कौन सा वाला काम करने के लिए,
बुक को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करा के रखने के लिए। अगर मैं अपनी एप्लीकेशन से क्वाड्रेंट को कनेक्ट कर रहा हूँ, कौन सा वाला काम करने के लिए? उस पर सेटिंग गिरा लेंगे। दोनों अलग अलग काम में अलग अलग जगह पे कर रहा हूँ, सही है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ये जो एमसीबी सर्वर में कनेक्ट कर रहा हूँ, कौन सा वाले काम के लिए कर रहा हूँ? ये आप पहले एम्बेडिंग बनाने के लिए। अब सपोज करें आप क्लास में बैठे हुए, 1 घंटे से ज्यादा का काम नहीं है एम्बेडिंग्स बनाना। अगर आपने अभी क्वाड्रेंट का एमसीबी सर्वर कनेक्ट करा और आपने बुक तो आपको पहले से लिखी हुई है, आपने उसको सिर्फ स्पेक्स लिखने हैं। स्पेक्स के अंदर आपने ये बताना है, क्या बताना है आपने स्पेक्स के अंदर? कि ये एमसीबी सर्वर है, ये बुक का कंटेंट है, ये वाला एम्बेडिंग मॉडल यूज करो। कोई भी मॉडल हम यहाँ से बता देंगे, हमने ये वाला एम्बेडिंग मॉडल लगा रहे हैं, सही है। तो ये एम्बेडिंग मॉडल यूज करते हुए बुक को क्या रख दो? क्वाड्रेंट पे रख दो। क्वाड्रेंट में रख दो। वो पूरी स्पेक्स बनाएगा, पूरा काम करेगा, पूरा रख देगा। कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है एम्बेडिंग में कन्वर्ट करना, काम तो क्लाउड से करना है, भी वन टाइम। तो अभी बुक अपडेट करी, दोबारा चला देंगे, एक काम हो गया। अब दूसरा रॉकेट साइंस क्या है? जो एप्लीकेशन क्वाड्रेंट से बात करेगी, वो कैसे करेगी? अभी हमने क्या कहा, यहाँ पर क्या क्या चाहिए हमें? फ्रंट एंड चाहिए जिसपे चैटबॉट है। बैक एंड हमारा पाइथन का फंक्शन है जो यूजर का टेक्स्ट पैरामीटर में ले रहा है। यहाँ पर क्या है, हमारा जो पाइथन का फंक्शन है वो, उसके बाद क्या एक्सिस है? एम्बेडिंग मॉडल का एक्सिस है। उसके बाद क्वाड्रेंट का एक्सिस है। क्वाड्रेंट पे आके सर्च कर रिटर्न ला रहा है। रिटर्न किसको देगा? फंक्शन का रिटर्न किसको जाता है? जो फंक्शन को कॉल करेगा। कॉल करता है उसको रिटर्न चले जाता है। तो फंक्शन को जिसने कॉल करा उसका रिटर्न चलेगा। अब यहाँ पर हमें मजीद और क्या चाहिए बताएं? अब हमें सर्च करवाने के लिए कुछ backend- पाइथन हम कहाँ पे चलाएंगे, कहाँ रन करेंगे? backend कौन सा? किस सर्वर पर होगा, किस जगह पर होगा? रैम सीपीयू कहाँ का यूज कर रहा होगा? 800 करेगा। SQL अगर आपका डॉकर सर्विस की वेबसाइट गिटहब पेजेस पे होस्ट है तो पाइथन भी वहीं चल रहा होगा या अलग जगह होगा? अलग जगह कहाँ पे होगा? फास्ट एपीआई किसे जहाँ पर हम डिप्लॉय करें? मैं मैच कर रहा हूँ गिटहब पेजेस और वर्सल से। क्लाउड पे। किसी क्लाउड पे, आपने कौन सा क्लाउड का कोई नाम पता है आपको? सही है, जो भी आपने नाम बताया उनमें से कोई। अब मुझे बताया फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? कैसे कॉल करते हैं फंक्शन को? सारा जो गेम है फंक्शन के हाथ में है ना। जिसने इस फंक्शन को कॉल करा वो उसको टेक्स्ट देगा, देगा टेक्स्ट। ये क्या करेगा? टेक्स्ट को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेगा, क्वाड्रेंट पे सर्च करेगा, क्वाड्रेंट से रिटर्न लाएगा, रिटर्न लाके किसको दे देगा? जिसने कॉल करा। अगर मैं पाइथन की फाइल में हूँ, मैंने फंक्शन लिखा है, तो मैं कैसे कॉल करूंगा? सिर्फ फंक्शन का नाम लिखूंगा, कॉल करूंगा और बीच में टेक्स्ट दे दूंगा। यही तरीका है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। अगर मैं दूसरी फाइल में हूँ, सेम कंप्यूटर में सेम प्रोजेक्ट में हूँ, तो मैं क्या करूंगा? मॉड्यूल्स बनाऊंगा, मॉड्यूल को इंपोर्ट करूंगा, फंक्शन कॉल कर लूंगा। ये दोनों बातें कितने लोगों को पता है? अब एक नई चीज है, फंक्शन लिखा हुआ मेरे कंप्यूटर में, कोई दूसरा कंप्यूटर जो कहीं और रखा हुआ है वो मेरे फंक्शन को कॉल करना चाहता है, वो कैसे करेगा? बटन दबा के API बटन क्लिक पर ये एपीआई कॉल होगी ना। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने एक फाइल में फंक्शन लिखा, सेम फाइल में फंक्शन कॉल होना था, आपने नाम लिख के यूज कर लिया। डिफरेंट फाइल में यूज होना था, आपने मॉड्यूल बना के इंपोर्ट करके यूज कर लिया। मैं कह रहा हूँ दूसरा कंप्यूटर, दूसरी मशीन मेरे मशीन पे लिखा हुआ फंक्शन कॉल करना चाहती है। सर्वर पे होगा ना, फिर आप इसका एंड पॉइंट बनाएंगे ना। मतलब आपका जो लैपटॉप है, आप अपने लैपटॉप से मेरा जो लिखा हुआ यहाँ पे फंक्शन है इसको कॉल करना चाह रही है। अब इसका क्या तरीका है? एंड पॉइंट बनाएंगे और वो एंड पॉइंट फ्रंट हमारे पास मीडियम क्या है? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में बात करने का API नेटवर्क है, नेटवर्क है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वो हम कैसे बनाएं? वो हम बनाएंगे फास्ट एपीआई से। फास्ट एपीआई अलाउ करेगा इस फंक्शन को कोई दूसरा कंप्यूटर आके कॉल कर सके। इसको हम बोलते हैं नेटवर्क पे एक्सपोज करना। क्या बोलेंगे? नेटवर्क पे एक्सपोज कर दो, एंड पॉइंट बोलेंगे, बहुत सारे नाम है वो हम देख लेंगे। तो फास्ट एपीआई के लगाने से क्या हुआ? ये क्या हो गया? http://abc.com पे और यहाँ पे आ गया हमारे पास एक्सपोज हो गया। अब ये तो अब फंक्शन का जो भी कॉलर होगा वो इस लिंक को यूज करेगा, बदले में बैकग्राउंड पे क्या हो रहा होगा? फंक्शन कॉल होगा और फंक्शन का रिटर्न किसको मिलेगा? फंक्शन कॉल करने वाला जिसने कॉल करा है। यूजर को। तो ये तो मेरा चैटबॉट है, इस चैटबॉट पे कोई भी यूजर आके टेक्स्ट टाइप करा, यूजर ने टेक्स्ट टाइप करा हाय, इसने क्या करा? इसने ये फंक्शन कॉल करा, इसको टेक्स्ट दिया हाय, ये आया फास्ट एपीआई के पास, इसने टेक्स्ट रिसीव करा, हाय चलाया, पाइथन के पास गया, क्वाड्रेंट पर सर्च करा, रिटर्न लाया और किसको दे दिया यहाँ पे वापस। ठीक है, तो मुझे बैकएंड पे क्या क्या चाहिए? फास्ट एपीआई जिसके थ्रू हम नेटवर्क पे लाए, पाइथन का फंक्शन जिसके अंदर हम एम्बेडिंग वाला काम कर रहे हैं और क्वाड्रेंट को एक्सेस करके सर्च करके वापस आ रहे हैं।
इस काम में कोई रॉकेट साइंस है? नहीं एक मसला है इस काम में। अभी जो हमने एम्बेडिंग देखी है, इस एम्बेडिंग में क्या ये थिंकिंग कर सकता है? क्या ये डिसीजन ले सकता है? नहीं इसमें क्या ये नया कंटेंट जनरेट कर सकता है? नहीं क्या ये यूजर की बात को अंडरस्टैंड कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ सिमिलरिटी सर्च कर सकता है। इसमें एआई पावर नहीं तो हमारे चैट बोर्ड में अभी क्या कमी है? एजेंट ओपन एजेंट एजेंट की कमी है। हमें एक यूजर एक्सपीरियंस बेहतर देना है, तो एजेंट हो जो बात को अंडरस्टैंड करे। फिर इस फंक्शन को कौन कॉल करेगा अगर हमने एजेंट लगा दिया तो? एजेंट कॉल करेगा एजेंट के पास टूल कॉलिंग होती है, उसको हम ये फंक्शन दे देंगे। तो हमने फास्ट से पे के नीचे क्या लगाया? ओपन एआई का एजेंट हमने लगाया एजेंट के ओपन एआई का। इसमें हमने क्या लगाई? टूल कॉलिंग लगाई, एलएलएम लगाया, सब लगाया और ये फंक्शन दिया। इस फंक्शन के कॉल गई, कोऑर्डिनेट से डेटा आया, डेटा आके रिटर्न हुआ और वो हमें मिल गया। अब जाहिर है हर चीज़ की लाइब्रेरीज लिखी होती है, तो फ्रंट एंड पे क्या कोई लाइब्रेरी है जो मुझे हेल्प करेगी चैटबॉट बनाने में? चैट किट तो हमें क्या रिकमेंड करा गया, क्या यूज करेंगे हम चैटबॉट के लिए? हम यूज करेंगे चैटकिट जेएस। ये क्या करेगा हमें? ये हमें पूरा UI बना के फ्रंट एंड बनाकर, मतलब फ्रंट एंड से मुराद है जो उसका पॉपअप वगैरह पूरा चैटकिट लगा के दे देगा। एक आइकन आ रहा होगा हमारे पास, हम उस पर क्लिक करेंगे, चैटबॉट ओपन हो जाएगा। जो भी हम उस पर टाइप करेंगे वो जो भी हमने उसको एपीआई का लिंक दिया हुआ वहाँ पर चल जाएगा, इसी फास्ट एपीआई के बाहर। अब चैटकिट का एक और लाइब्रेरी है, वो है चैटकिट, क्या नाम है? चैटकिट पाइथन। वो आप बैकएंड पर लगाएंगे। ये उस ट्रैफिक को, पहले ट्रैफिक आएगा फास्ट एपीआई के पास, चैटकिट पाइथन उसको रिसीव करेगी और वो रिसीव करके आप किसको दे देंगे? ओपन एजेंसी के को। ओपन एजेंसी के चलेगी, टूल कॉल करेगी, टूल कॉल से कोऑर्डिनेट से डेटा लेकर आएगी और आपको वापस दे देगी। तो आपके पास दोनों तरफ से क्लाइंट सर्वर के टूल मौजूद है, पाइथन के और जेएस के। आपने क्या करना है? पहला आपका टारगेट क्या है? क्लाउड कनेक्ट करके, एमसीपी सर्वर कनेक्ट करके कोऑर्डिनेट पर डेटा लोड करना है। दूसरा टारगेट क्या है कि आपने ये बैकएंड बनाना है और फ्रंट एंड पे उसका लिंक लगाकर, फ्रंट एंड पे चैटकिट लगेगा जेएस का और लिंक लगेगा बैकएंड का, और एक आपका बैकएंड बनेगा और बैकएंड बनने के बाद कोऑर्डिनेट से कनेक्ट होगा और उसका जो भी लिंक होगा जहाँ भी आप डिप्लॉय करेंगे उसको, लोकल पे या कहीं डिप्लॉय करेंगे, उसका लिंक आपके पास फ्रंट एंड पे आ जाएगा। इस तरीके से आपका क्या तैयार हो जाएगा? प्रोजेक्ट 2 जो हैकाथॉन उनकी रिक्वायरमेंट में आपको मिला हुआ, यही प्रोजेक्ट मिला हुआ है हैकाथॉन की रिक्वायरमेंट में, तो ये आप कनेक्ट करें। अब एक छोटा सा सवाल है, वो सवाल ये है, मुझे ये बताएं कि आज आप लोगों ने प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, जमा कराना है, सबमिट कराना है, फिर प्रोजेक्ट 2 पे जाना है। मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं किसी की सबमिशन रह जाए इसके चक्कर में और आप बाद में बोले यार टाइम निकल गया और 12 बज गए। तो पहले प्रोजेक्ट 1 की सबमिशन करा दें। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट डिस्कशन पे आते हैं। अली भाई ने आपको सारी एडवांस चीज़ें ऑलरेडी बड़ा डिटेल में पढ़ा दी हैं। हमारा ये हैकाथॉन 1 का वीक चल रहा है, अगला वीक हमारा हैकाथॉन 2 का होगा। हैकाथॉन 2 में 5 प्रोजेक्ट्स होंगे जो अली भाई आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा वो क्या होगा? और आप एक पॉजिटिव चीज़ है, आप पहले से उसको स्टार्ट कर चुके हैं। क्या टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास का? एवोल्यूशन ऑफ फेसबुक। क्या टॉपिक होगा? वो हम आपस में मीटिंग कर लेंगे कि किस तरीके से होगा, क्या होगा। अब एक पॉजिटिव चीज़ है, आप लोगों ने फ्रंट एंड पढ़ा है, आप लोगों ने एजेंटिक भी पढ़ लिया, आप लोगों ने एजेंट भी बनाना सीख लिया। मुझे ये बताएं कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये मालूम है ओपन एआई ने एजेंट बिल्डर का एक प्लेटफॉर्म अपना लॉन्च करा था कुछ टाइम पहले? कितने लोगों को पता है? और कितने लोगों को एजेंट बिल्डर का नहीं पता? ठीक है, जो आपने ओपन एआई जेनेसी के पढ़ी थी वो सारी कोडिंग थी, आपने उस पर जाके खुद अपना कस्टमाइज एजेंट बनाना होता था, फिर फास्ट से पे लगानी होती थी, फिर कहीं पर डिप्लॉय करना होता था और फिर उसमें दूसरी चीज़ें लगाने के लिए दूसरे काम करने पड़ते थे। एजेंट बिल्डर ओपन एआई ने लॉन्च करा है, उसका होस्टेड प्लेटफॉर्म है। होस्टेड का मतलब है कि ओपन एआई के पास वो चल रहा है। आप अपने एआई के डैशबोर्ड पर जाएंगे, एजेंट बिल्डर को एक्सेस करेंगे, जो चीज़ आप कोडिंग से कर रहे थे वही चीज़ों का ड्रैग एंड ड्रॉप है। आप पूरा क्लाइंट का, अगर कोई क्लाइंट आपको आगे बोलता है एजेंट बनाने का, तो आप एजेंट बिल्डर पे जाके पूरा एजेंट बना सकते हैं। उसमें सारी चीज़ मौजूद है, मतलब उसको प्रोडक्शन तक लेके जाने की हर सर्विस, हर सहूलत वहाँ पर मौजूद है एजेंट बिल्डर पर। इवन रैक भी मौजूद है वहाँ पर, वो डायरेक्ट चलेगा, डायरेक्ट डिप्लॉय हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा फ्रंट एंड। बैक एंड तो पूरा उनके पास मिल गया। फ्रंट एंड आप किस पे बनाएंगे? चैटकिट पे बनाएंगे, व्हाट्सएप पे डिप्लॉय करेंगे, फ्रंट एंड पे रेडी, तो पूरा कस्टमाइज सोल्यूशन रेडी है अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है। अब हम जा रहे हैं क्या पढ़ने? बैक एंड पढ़ने। फ्रंट एंड आप लोगों ने बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ी है। आप में और दूसरे लोगों में एक फ़र्क होगा जो बैक एंड पढ़ते हैं, डेवलपर्स। जब डेवलपर बैक एंड पढ़ता है उसके बाद दो इन्फॉर्मेशन की कमी होती है। टेक्निकल नॉलेज में वो पीछे होता है, उसको नहीं पता होता टेक्निकली मुझे बनाना क्या है,
और बिजनेस रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने में डेवलपर पीछे होता है, उसको ये नहीं पता होता कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। तो वहाँ पर डेवलपर बैकएंड तो पढ़ता है जिस तरह स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन वो इतना एफिशिएंट नहीं हो पाता। आप लोगों में एक अच्छी बात है कि आप बैकएंड जब पढ़ेंगे आप लोगों को टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स भी क्लियर है, आप लोगों को बिजनेस रिक्वायरमेंट्स भी क्लियर है। तो आपका बैकएंड पढ़ना बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट होगा, आप बहुत फास्ट पेस में बैकएंड पढ़ सकते हैं। आपको जस्ट ये करना है कि ये रिक्वायरमेंट है, इसको अचीव कैसे करना है, तो अचीव करने का तरीका आपने देखना है। तो फास्ट से भी आपके पास पाइथन का फ्रेमवर्क है जो ये दावा करते हैं कि हम वन ऑफ द फास्टेस्ट हैं, हम परफॉर्मेंस हमारी वन ऑफ द बेस्ट है, फास्ट परफॉर्मेंस है। और साथ साथ फास्ट एपीआई में आप क्या करेंगे, इसके पीछे स्टारलेट का वेब एपीआई यूज हो रही होती है। इसके साथ सेकंड नंबर पर आप एसक्यूएल मॉडल यूज करेंगे। एसक्यूएल मॉडल में क्या चीज़ें, इसके बैकग्राउंड में दो चीज़ें हैं, पाइडेंटिक और एसक्यूएल एल्केमी है। पाइडेंटिक आपने पढ़ा हुआ है, एसक्यूएल एल्केमी आप पढ़ लेंगे। इसके साथ आप क्या करेंगे, आप डेटाबेस यूज करेंगे नियॉन डीबी का। नियॉन डीबी के डेटाबेस के पीछे पोस्टग्रेस चल रहा है, एक्चुअली में ये क्लाउड बेस है, जैसे क्वाड्रेंट था क्लाउड का डेटाबेस है ये, इसके पीछे पोस्टग्रेस है। तो आप नियॉन पे जाकर अपना अकाउंट बनाएंगे, आपके पास पोस्टग्रेस का डेटा आ जाएगा। पोस्टग्रेस को आप फास्ट एपीआई से डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, बीच में होगा एसक्यूएल मॉडल, आप एसक्यूएल मॉडल लिखवाएंगे, ये पोस्टग्रेस से बात करेगा, जो हम ओआरएम वाला कॉन्सेप्ट एक पढ़ भी चुके हैं। तो ये आपके नेक्स्ट क्लास के टॉपिक होंगे। बैकएंड पे हम शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कितने टाइम में आप बैकएंड कंप्लीट करेंगे, कितनी जल्दी आप स्किल्स को अडॉप्ट करते हैं, वो हम आपस में डिस्कस कर लेंगे कि क्या कंटेंट क्या लैंग्वेज है, वो आप तक अनाउंस भी हो जाएगा। तो हम बैकएंड पे जाना है। बैकएंड पे जाकर आप लोगों ने एक चीज़ करनी है, आप लोगों ने अपना पूरा माइंडसेट शिफ्ट करना है थिंकिंग का। अभी आप लोग एपीआई के बड़े एक्सटेंसिव यूजर हैं, आपको एपीआई यूज करना आती है, सही है। अब आप जा रहे हैं टेबल के दूसरी साइड पर, अब आप एपीआई डेवलप करने जा रहे हैं। पहले आप एपीआई की यूज करते थे, अब आप एपीआई की बनाने वाला काम करेंगे। पहले आप एंड पॉइंट यूज करते थे, अब एंड पॉइंट बनाने वाला काम करेंगे। एक अच्छी बात है क्योंकि आप एपीआई का एक्सटेंसिव यूजर है, तो आपको पहले से पता है कि एपीआई में क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे कि अगर कार की आप बहुत अच्छी नॉलेज रखते हो, कार के यूजर हो, फिर आप कभी कार की मैन्युफैक्चरिंग वाली साइड पे जाएं, तो आधी से ज्यादा चीजें आपको कार की पता है, आपको ये पता है यूजर को क्या चाहिए, क्योंकि आप यूजर रह चुके हैं कार के। इसी तरह आप एपीआई के बहुत अच्छे यूजर रह चुके हैं। अब आप एपीआई डेवलप करने जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता है यूजर को क्या चाहिए, लेकिन आपका माइंडसेट क्या चेंज हो जाएगा इस बार। बनाने वाले पहले आप यूज करने वाले थे, पहले आप शॉप पर जा रहे थे, अब आपकी शॉप है। अब आपने ये देखना होगा जो उस वक्त मैं चीजें यूज करता था वो मुझे डेवलप करनी है, क्रिएट करनी है। तो ये आपने बैकएंड में चीजें पढ़नी है। हम इसके अंदर OAuth पढ़ेंगे, हम इसमें फास्ट एपीआई पढ़ेंगे, हम इसमें एसक्यूएल मॉडल पढ़ेंगे, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना सीखेंगे, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन सीखेंगे, रेट लिमिटिंग सीखेंगे। रेट लिमिटिंग मतलब एपीआई को आपने देखा ना, बार बार एक्सेस करते हैं, लिमिट हो जाती है वो। किसी भी एपीआई को आप बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करें, लिमिट हो जाती है वो क्यों होती है, जाहिर है उनको अपने सर्वर का लोड बचाना है। ये सारी चीज़ें आप बैकएंड पे जाके सीखेंगे, लेकिन हम इस बार सीखेंगे स्पेक ड्रिवन वाली अप्रोच से। आप इस बार स्पेक ड्रिवन वाली अप्रोच से फास्ट एपीआई सीखेंगे, और जब आप ये सीखेंगे तो आप क्लाउड को बोलेंगे या जेमिनी को बोलेंगे, वो आपको फास्ट एपीआई के सिनेरियो से दूसरी चीज़ें दे रहा होगा और आप उसको पढ़ लोगे। हमारा तरीका चेंज हो जाएगा। हमने एआई असिस्टेंट प्रोग्रामिंग जनवरी में शुरू करनी थी, लेकिन हमने उसको होल्ड करा। पहले आपको पाइथन पढ़ाई, फिर ओपन एआई की पढ़ाई, फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ाई, ताकि आपकी कोर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब एक अच्छी बात है, अब आप स्पेक ड्रिवन पर जा तो रहे, लेकिन जो वो लिख रहा है आपको संभालना। आप ओपन करते हो कि डॉकर थोड़ा उसको पूरी कहानी समझ में आती हुई, ऐसा ही है। अभी आप ओपन करेंगे फास्ट एपीआई का पाइथन का कोड, आपको सब समझ में आएगा। अभी सर ने एसक्यूएल मॉडल की क्लास ओपन करी थी, समझ में आ रही थी क्या लिखा हुआ है। तो ये आप लोगों का बेनिफिट है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही, लिखा हुआ क्या है, क्योंकि आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब आपने चीज़ों को अच्छे तरीके से अडॉप्ट करना है, हैकाथॉन टाइमली सबमिट कराना है। हैकाथॉन की जो जर्नी हमारी स्टार्ट होगी, ये थोड़ी लंबी चलेगी। हमारा जो प्रोजेक्ट 2 है, इसके लिए आपको हमें पढ़ाना होगा फास्ट एपीआई एसक्यूएल मॉडल डेटाबेस। जैसे ही आप प्रोजेक्ट 2 कंप्लीट करेंगे, फिर हम प्रोजेक्ट 3 पे जाएंगे। चैट किट तो आप ऑलरेडी हैंड्स ऑन हो चुके होंगे, एजेंसी की आपने पढ़ी होगी, सिर्फ हम एमसीपी पढ़ेंगे, वर्ड्स के साथ पैटर्न्स पढ़ेंगे, एजेंट्स के 2 चीज़ें पढ़ेंगे। ये बात करने के बाद आपका प्रोजेक्ट 3 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम मूव हो जाएंगे क्लाउड नेटिव पे। कहाँ मूव हो जाएंगे? दोबारा बताएं कहाँ? क्लाउड नेटिव। आपको पता है इस वक्त दुनिया में कितनी मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स में से एक है क्लाउड नेटिव। यहाँ हम डॉकर और कुबरनेटिस और बाकी चीज़ें देखेंगे, और यहाँ पर आप और हम आ जाएंगे एक कंक्लूजन पे, जो आपका हमारा सफर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा एंड होगा, एंड ऑफ ये कह सकते हैं कि सारे हैकाथॉन्स के प्रोजेक्ट आपके पोर्टफोलियो होंगे। ये पोर्टफोलियो अगर आपने आज बना लिए तो यही आप आगे शोकेस करेंगे इंडस्ट्री में जाने के लिए। अगर आपने ये पोर्टफोलियो नहीं बनाया तो आपको इंडस्ट्री में जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो ये हमारा टाइम है। जैसे ही हम हैकाथॉन 2 पर जाएंगे,
आप एक चीज करना, आप रीयूजेबल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करना शुरू कर देना। जब आप फास्ट सीपीआई पढ़ लो, आपने क्या करना है, बैकग्राउंड पर क्लॉड से फास्ट सीपीआई की स्किल जनरेट करना शुरू करनी है। कुछ सब एजेंट्स बनाने हैं जो एक्सपर्ट हो नियॉन के एसक्यूएल मॉडल के। ये कब करना है, जब आप पढ़ रहे हो, सर आपको पढ़ा रहे हो, आप स्किल्स को लिखते रहे, प्रॉम्प्ट्स बनाते रहे, क्लाउड को प्रॉम्प्ट दे, उसको बोले स्किल जनरेट करो, स्किल जनरेट कर देगा। क्लाउड को प्रॉम्प्ट दे, उसको बोले सब एजेंट बना देगा। तो आपने मीन टाइम क्या करना है, सब एजेंट्स एंड स्किल्स पे ज्यादा फोकस है, सब एजेंट का इतना मसला नहीं है। सब एजेंट और स्किल्स बनानी है किसकी, जो चीज़ आप पढ़ते जा रहे हैं। मतलब जो भी आज आपके पास स्किल्स है ना, कुछ टाइम बाद आपने कोशिश करनी है उन स्किल्स की, सब स्किल्स आपकी क्लाउड में बनी हुई हो और सब एजेंट्स बने हुए। आप ये भी कर सकते हैं, काम बांट लें, आप एसक्यूएल मॉडल की बना लें, आप फास्ट सीपीआई की बना लें, आप इनको शेयर कर दें, वो इनको शेयर कर दें। फाइल तो है, फाइल वो कॉपी पेस्ट करके आप उनको शेयर कर दो, गिटहब पे रख दो, कोई भी डाउनलोड कर लो। किसी ने अगर अच्छी फास्ट सीपीआई की स्किल्स बना दी, वो सबको भी बता दे, सर आप ये मैंने बहुत मेहनत करके बनाई है, 2-3 दिन लगाए, बहुत स्ट्रॉन्ग स्किल्स है, तो आप ये क्लास में स्टूडेंट्स को बता दें, स्टूडेंट चाहेंगे डाउनलोड करके उसको इस्तेमाल कर लेंगे। फायदा क्या होता है स्किल्स बनाने से, एक तो टोकन बेचते हैं, एक स्टैंडर्ड हमारा बन जाता है। हम क्लाउड के पास आएंगे, बोलेंगे ये स्किल्स यूज करो, ये सब एजेंट यूज करो, ये काम करो। अभी जो काम में आपको 5-5 घंटे लग रहे हैं ना, वो काम विदिन आवर होगा, क्योंकि अभी वो क्या कर रहा है, आइट्रेशन कर रहा है, जाता है, सर्चिंग करता है, लाता है, इधर देखता है, उधर देखता है, 20 जगह पे वो देखता है, 20 आइट्रेशन करता है, फिर काम करता है। स्किल्स जो सब एजेंट होंगे, डायरेक्ट वो स्किल्स पढ़ेगा, डायरेक्ट सब एजेंट पढ़ेगा, डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर देगा। जो काम अभी 5 घंटे में लगा रहा है, वही काम 1 घंटे में हो रहा है। अभी आप बुक राइट कर रहे हैं, बुक राइट में लग दिन 4-5 आइट्रेशन, 5 घंटे लग रहे हैं। अगर आपके बैकग्राउंड में स्किल्स बनी हुई हो, अगर आप थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच करें, 2 बंदों को लगाएं स्किल्स बनाने में, ह्यूमन रिपोर्ट्स की राइटिंग की, 2 बंदों को लगाएं डॉकर सोर्स की स्किल बनाने में, 4-5-6 का ग्रुप बना के स्किल बनाएं, स्किल्स आपस में शेयर करें, प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करें, 2 घंटे में पूरी बुक रेडी हो जाएगी। सबका अलग अलग प्रोजेक्ट बनना होगा, सिर्फ स्किल्स आपस में शेयर कर रहे हैं ना, वो तो कर सकते हैं, लेकिन क्या है, स्मार्ट अप्रोच है, यूज करना चाहे कर लें। रेक अभी बनाना है, कोई बैठ के रेक की स्किल, अब तो टाइम वैसे कम है, रेक की स्किल्स बना लो, रेक की कंटेंट को अपलोड करने की इसकी 4-5-6-7 स्किल बना लो, 4-5 सब एजेंट बनाओ, आपस में शेयर करो, तो स्टार्ट करो, 2 घंटे में पूरा रेक कंप्लीट हो सकता है, इससे भी जल्दी हो जाए। जितना एफिशिएंट आपका प्रॉम्प्ट होगा इसके अंदर, उतना एफिशिएंट काम हो जाएगा। समझ रहे? तो ये हमारा बस आप लोगों को जो हमें डेटा देना था वो दे दिया है। अब ये हैकाथॉन के प्रोजेक्ट आपके पास है, सर कुछ ऐड करना है। थैंक यू सो मच, आप लोग आए और हैकाथॉन की प्रिपरेशन पे फोकस करें।